अच्छा, प्रोस्टिट्यूशन को अगर लीगल कर दे इंडिया में पूरा, मतलब फुल एकदम सब कुछ अलाउ है, हर सब कर सकते हो, एक्सप्लोटेशन होता है, वो क्या कम हो जाएगा? कैसे? पहले तो एक लड़की जाएगी नहीं। एक बच्ची कहती है कि आई एम प्राउड, नहीं जानती ये होना क्या होता है। जब इंटरनल पार्ट्स में चूना डाला जाए, जब इंटरनल पार्ट्स में मिर्ची डाली जाए, कोई भी अपने हाथ में लाया लकड़ी है, कुछ भी है, वो उसके इंटरनल पार्ट्स में डाला जाए केवल उसकी चीखें सुनने के लिए, क्योंकि वो उसका अल्टीमेट प्लेजर है। ये होता है। मुझे समझ नहीं आता कौन सी दुनिया में हम जा रहे हैं, ऐसी कौन सी भूख है, कौन सी प्यास है जिसको पाने के लिए हम छोटे बच्चे की चीखें भी नहीं सुनते हैं। जब जिगोलो की बात करती हूँ तो यही बच्चे पूछते हैं, मैम हमें भी दो आंटी का नंबर दो। इस कदर गिर गए हम। क्या बोलते हैं, एक दो आंटी का नंबर आंटी दो? का नंबर दो। मैं भी सर्विस प्रोवाइडर बनना चाहता हूँ। तो रेड लाइट एरिया मतलब क्यों बना? सेक्स वर्कर क्यों आने लगे? किसने नाम दिया रेड लाइट एरिया? देखिए ऐसा है, ये पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो एरियाज है पहले दाल मंडी कहलाते थे। दिल्ली में जीबी रोड है, बड़ी मंडी है टिम्बर की। आपको नहीं पता लगता कि यहाँ क्या हो रहा है? मेरे पास उसकी भी लोगों ने वीडियोस बना के भेजी है। तो इंडिया में ये लड़कियां इतने प्यार में पागल क्यों हो रही है लड़कों के, कि भैया कि मेरे से शादी कर लेगा, ऐसा हो जाएगा? कि हम बच्चों के दोस्त नहीं बन रहे। 18 साल के बाद बच्चा कहता है कि हमारी प्राइवेसी है, आप उनका फोन नहीं दे सकते। मैं तो मार मार के घुस भर दूं और देखूंगी जरूर क्या है इसमें ऐसा जो तुम मुझे नहीं दिखा सकता या मुझे नहीं दिखा सकती। सेक्स और प्यार में अंतर बच्चे क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि हमको ओटीटी नहीं समझने दे रहा। मिर्जापुर दिखाया, लोग बच्चे चिल्लाते थे आपस में कालीन भैया, वो इसलिए देख रहे थे मिर्जापुर कि एक औरत वो ससुर के साथ सोती है, पति के साथ सोती है, पति के बेटे के साथ सोती है और प्रेमी का बच्चा पैदा करती है। क्या परोस रहे आपके बेडरूम में और उस पर सेंसर नहीं है। असल मैम ये तो सब मतलब ये ने बात करी कि कोई प्यार में फंस गया, कोई गरीब आदमी फंस गया, अमीरों का भी ये सेक्स रैकेट बहुत चलता है। इनको क्या पैसों की जरूरत? कुछ रह रहा है क्या? हाईवे कांड आपने देखा है? क्या गंदगी है भाई, क्या है ये? क्या होगा उस केस में? उस लड़की ने आके बयान दिया। अतुल मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू। द पावरफुल ह्यूमन शो के अंदर। आप बेबाक बोलते हैं और बहुत सॉलिड काम कर रहे हैं आप समाज के लिए, तो हमने सोचा कि आपको आमंत्रित किया जाए और द पावरफुल ह्यूमन शो के माध्यम से लोगों को बताया जाए कि समाज में अच्छी चीज़ तो दिखती है, बट जो चीज़ें नहीं दिख रही है वो हम थोड़ा हाईलाइट करना चाहते हैं। और अक्सर मैं अपने पॉडकास्ट के माध्यम से ये सवाल उठाता रहता हूँ कि वास्तव में हम लोग एक्चुअली जा किस दिशा में रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना चाह रहे हैं कि फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी अदर साइड में बनना चाहे? क्योंकि अगर अपन कहीं डेटा उठा के देखेंगे, हम पूछेंगे हम अदर साइड के अंदर कौन सी इकोनॉमी में आते हैं, तो बोलते हैं हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी उसके अंदर है, ये सेक्स ट्रेड है, सेक्स ट्रेड के अंदर है। तो कोई रोक नहीं है। और आई थिंक कल परसों एक चैट जीपीटी में एक सवाल पूछा कि सेक्स ट्रेड में इंडिया में कितने वर्कर है, तो उसने बताया कि एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं है, बट कम से कम भी 10 लाख से ऊपर लोग ऐसे हैं जो इसमें इन्वॉल्व है। हाँ, मतलब अगर ये 10 लाख वो हैं जिनको आप रेड लाइट एरियाज़ में मान रहे हैं। वो नहीं है जो एस्कॉर्ट सर्विसेज़ हैं, जो जिगोलोज़ हैं और या दूसरे तरह की। और मैं अभी आपको बिल्कुल आज तक मैंने कहीं शेयर नहीं किया है। आप चाहेंगे तो उसकी क्लिपिंग भी मैं आपको दे दूँगी। जो स्वेच्छा से और घर चलाने के लिए भी करती हैं, वो भी हैं। स्वेच्छा से भी घर चलाते हैं। बिल्कुल, घर चलाने के लिए भी इस काम को कर रही हैं। सो अतुल मैडम, एक बात, अब आप एक्स मजिस्ट्रेट रहे हैं, पहले तो वहाँ से शुरुआत करते ताकि हाँ, एक बिल्कुल। ऑडियंस को एक पता चल ऑथेंटिसिटी मिल जाए कि आप कहाँ से आते हैं और जी, आपका इसमें रुझान क्यों बढ़ा? जी। देखिए मैं इसको थोड़ा-सा क्लैरिफ़ाई कर दूँ। ये एक ऑनरेरी मजिस्ट्रेट का पद है ना? अतिरिक्त मजिस्ट्रेट जिसको कहें। ये सरकार की तरफ से बनाए गए बेंचेज़ हैं, सीडब्ल्यूसी चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ हैं और जिसमें मैं चेयरपर्सन रही हूँ। वो बच्चों के लिए है। मतलब अभी तो ये होता था कि बच्चों को ले जाओ कोर्ट में, ये अभी तो पिछले 20-25 साल से ये सब ज़्यादा अभी हो गया। गठित हुए हैं कोर्ट्स। तो इनमें क्या जैसे जेजे बोर्ड है और ये है, ये एक ही उसके अंतर्गत आते हैं दोनों। जेजे बोर्ड में वो जो कानून के दायरे में आ रहे हैं, मतलब अपराध किया है, बिलो 18 है, अपराध किया है, जेब कट की है, कभी-कभी कत्ल भी करते हैं। और वेस्टर्न यूपी का ख़ास तौर पे ये है कि वो छोटे बच्चों से इस तरह का अपराध करा दिया ताकि वो जल्दी छूट जाएँ। अपनी मर्ज़ी से। और सीडब्ल्यूसी में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में वो लोग आते हैं, वो बच्चे आते हैं जो विक्टिम्स हैं। एक्यूज़्ड और विक्टिम्स का ये फ़र्क है। उनको एक्यूज़्ड नहीं कहते हैं। वो कन्फ्रंटेशन में उनको रखते हैं। तो ये इस तरह के बच्चे और उसमें मैं रही हूँ क्योंकि मेरा एक स्वाभाविक था ये। और वैसे भी मैंने लॉ किया हुआ है। वाह! बट काफ़ी कम समय तक गवर्नमेंट में रहे, ऐसे? हाँ, हाँ। क्योंकि मुझे ना मैं बंद के नहीं कर सकती हूँ। मेरी अपनी मैं सीमाओं में नहीं कर सकती। ये सीमाहीन मतलब अनलिमिटेड काम है ये। कि देखिए आप कैसे ये कर सकते हैं कि अभी एक बच्चा आया है, अब उसको आप नहीं आज नहीं होगा इसका, आज इसका बयान नहीं होगा, आज इसको चिल्ड्रन होम भेज दो, मैं नहीं कर सकती हूँ।
नहीं कर सकती हूँ। आज के आज ही होगा, आज ही उसको बच्चों को माँ-बाप को चाहिए उसको, उसके माँ-बाप रो रहे हैं सामने और हम उसको चिल्ड्रन होम भेज दें। मैं नहीं कर सकती थी, तो मैं बहुत ज़्यादा उसको नहीं, मैं अपना सर्वाइवल नहीं समझ रही थी कि मैं कहीं न कहीं मैं ऐसे कन्फ्रंटेशन पे आ जाऊँगी कि ठीक नहीं होगा। पहला केस कौन-सा आया था जब मैडम आप एक्स मजिस्ट्रेट बने थे? देखिए पहला मेरे पास एक केस आया कि एक बच्ची थी जो बिल्कुल गूंगी-बहरी थी और बड़ी प्यारी, मतलब इतना गंदा उसका सब पूरा मैल और चीकट में ऐसे हो रही थी, लेकिन जैसे उसको नहलाया, इतनी गोरी-चिट्टी बड़ी प्यारी-सी बच्ची थी। तो वो इतना कोशिश कर रही थी, हालाँकि हमारा ये काम नहीं था कि हम उससे पूछें, इसके लिए काउंसलर का काम था, लेकिन मैं वहाँ नहीं वो कर सकती थी। मैंने उस बच्ची को बिठाया, वो ऐसे 15-16 साल की रही होगी और मैंने उससे पूछा कि इशारे से ही कि तुम कहाँ से हो? तो वो जो कहने की कोशिश कर रही थी, उससे मुझे लगता था कभी कि वो हापुड़ कह रही है, कभी मुझे लगता था कि वो अमरोहा कह रही है। इस तरह का वो नहीं, लेकिन नहीं कह पा रही थी, लिखना उसको नहीं आता था, अनपढ़ थी। मैंने सीरियसली मैं कह रही हूँ, उसके लिए मुझे क्रिटिसाइज़ भी किया गया, लेकिन मैंने उस बच्ची को तुरंत नारी निकेतन भिजवाया कि अभी इसकी कोई काउंसलिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, वहाँ होगी अंदर, पहले इसको सेफ करना हमारा मकसद है। और वो सेफ हुई और सबसे बड़ी बात ये बताऊँ कि उसके बाद उसकी जो शादी वहीं से हुई है, सरकारी तौर पे, वो बहुत अच्छी एक बीवी साबित हुई है, 2 बच्चे हैं उसके। और दूसरा उससे भी ज़्यादा खतरनाक एक मेरे सामने, इसको तो मैं झेल गई, लेकिन दूसरा एक ये हुआ कि ऐसी सर्दियाँ, इससे भी ज़्यादा सर्दी थी और किसी ने हमें फ़ोन करके बताया कि बताया नहीं, मतलब जो हमारे दायरे में आता था कि एक बच्ची मिली है और आप, मतलब भई क्योंकि सीडब्ल्यूसी के अंतर्गत तो उसको आना है, वो बच्ची को पेश नहीं किया है, तो देख लें आप। हो सकता है उनका कोई पड़ोसी हो, हम वहाँ गए, तो स्वाभाविक था, वो ऐसे गली थी कि ऊँचे से नीचे की तरफ आ रही थी। हम उनके घर गए, हमने कहा बच्चा है आपके पास? ये मेरा काम नहीं था, मैंने बताया मेरा नहीं था, मुझे अपनी बेंच से नहीं उठना था, लेकिन मैं इन बाउंड्रीज़ में काम नहीं कर सकती। मैं खुद से गई और मैंने अपने दूसरे साथी जो एक में हमारे मेंबर्स थे, उनमें से लिया, तो उन्होंने कहा जी बच्चा तो मेरठ हॉस्पिटल में एडमिट है और बहुत बीमार है। अ, तो मैंने कहा ठीक है, आपको ये एक बार एंट्री करा देनी चाहिए थी, उसके बाद तो आपका ज़िम्मेदारी नहीं थी, उसका दायित्व सारा सरकार का था, तो वो सब करा था। अरे नहीं, हम खुद कराएँगे। अच्छा ठीक है। वो ठीक हो गई बच्ची, तो हमने उससे कहा कि भई, मतलब वो किन परिस्थिति में पाई थी, बीमारी का बता दूँ पहले, कि जैसे घर के सामने एक पटरी पुराने घरों के सामने बना देते हैं उतरने के लिए, उसके नीचे से नाली गुज़र रही है और ऊपर से ढलान से पानी आ रहा है। किसी ने उसको पन्नी में बाँध के उनकी पटरी के नीचे घुसा दिया। और ऊपर से पानी पूरी रात उसके ऊपर चलता रहा। भई बाथरूम का भी आया होगा, घर का भी आया होगा, उसके ऊपर चलता रहा। तो थोड़ी-सी आगे खिसक गई तो पन्नी दिख रही थी उसको, पॉलीथीन दिख रही थी। तो साथी ने खींचा, तब भी वो ज़िंदा थी बच्ची। तो उसको सीवियर निमोनिया हो गया था, बहुत सारी चीज़ें। हम भी समझते हैं आपको लगाव हो गया होगा। उसके बाद वो इतना प्रेशर माउंट हुआ हम पे कि तमाम सरकार उस समय, और एक सरकार थी, तो वो लोग इकट्ठा हो गए, पूरा हमारा जो ऑफ़िस था वो घेर लिया और बड़े दाढ़ी-वाढ़ी सब लगा के, और ऐसे हमारे साथ सीओ साहब बैठे हैं, ऐसे डीपीओ बैठे हैं। बोल नहीं, बोले मैडम फँस जाएँगे, ये लोग मार देंगे हमें। काहे में मर जाएँगे भई? बच्चे को एंट्री कराने की बात है, ऐसे तो नहीं दिया जा सकता ना। अगर आप बाउंड्रीज़ में ही जा रहे हैं, तो बच्चा उनको ऐसे नहीं दिया जा सकता। उसको दिया जाएगा फिर रूल रेगुलेशंस के तहत कि हम उसको एडॉप्शन फ्री कर देंगे, ये अप्लाई कर दें, ले लेंगे बच्चे को, प्रायोरिटी पे इनको देखा जाएगा, जो भी होगा। लेकिन अल्टीमेटली वो नहीं हुआ और देखिए सरकार का झुकाव ये देखिए कि इतना इस कदर दबाव हुआ कि बिना किसी लिखा-पढ़ी के वो बच्चा उनके पास है और ऐसा आप नहीं दे सकते। तो मैं वो बाउंड्रीज़ नहीं झेल सकती थी। मैं क्या नहीं, मैं नहीं कर, उन्होंने कहा कि भई आपके कार्यकाल कुछ और था। अब जो आते हैं लोग केवल बस ये कि जाएँ किसी कॉलेज में जाएँ, कहीं जाएँ, उनकी एक सम्मान होता रहे, इस तक सीमित है, कुछ हो नहीं रहा काम। जैसे रेड लाइट एरिया इससे स्टार्ट करते हैं मैडम। तो रेड लाइट एरिया मतलब क्यों बना? कब से इसकी कब मतलब क्यों बना? वहाँ पे सेक्स वर्कर क्यों आने लगे? किसने नाम दिया रेड लाइट एरिया? देखिए ऐसा है, ये पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो एरियाज़ हैं पहले दाल मंडी कहलाते थे और अ, हर उस जगह पे बसाए गए शहर की बसाहट के साथ जहाँ छावनी एरिया थे, कैंट एरियाज़ थे। मतलब चाहे पुराने समय का कैंट रहा हो या वर्तमान के कैंट रहे हों। जैसे मेरठ, बनारस, आगरा, कलकत्ता, मुंबई, जो बड़े इस तरह के रहे। और शायद उसके पीछे पर्पज़ ये था कि अगर सैनिक भटके, बहुत दिन अपने परिवार से रहते हैं, तो उनके एक एंटरटेनमेंट के लिए शाम को नाच-गाना देख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं था देह व्यापार जैसा, लेकिन कोई किसी एक की होके रह गई, बुरी औरतें तो उनको तब भी कहा ही जाता था। तो इसलिए ये बनाए गए थे और उसके बाद जब अंग्रेज़ आए, तो ये सिलसिला तो जारी रहा कि सैनिक तो जाएँगे। तब उन्होंने क्या किया कि देखिए जैसे आप रेड लाइट पे रुकते हैं, तो 2-3 चीज़ें हैं कि आपके जीवन को भी हानि है, उसे क्रॉस करके जाएँगे, आपका एक्सीडेंट हो सकता है। कानून की ज़द में आप आ सकते हैं।
कि रेड लाइट क्रॉस किया, आप पे जुर्माना होगा। और लोग भी कहेंगे, सामाजिक हानि भी है आपको। लोग कहेंगे अजीब बेवकूफ़ आदमी है, रेड लाइट हो रही भाग रहा है। वो उसको सोचते हुए उन्होंने जहाँ भी रेड लाइट ये एरियाज़ थे दाल मंडी आइडेंटिफाइड, वहाँ एग्ज़िट और एंट्री पे पोल्स लगाए। वो पोल्स का ज़माना था और शाम को उन्हें एक आदमी जलाता था, लाल शीशे लगे हुए थे, तो वो रेड लाइट एरियाज़ हो गए। 8 बजे वो बंद होते थे, 8 बजे वो सुबह खुलते थे। अब आप नीचे लिखा रहता था सैनिकों का प्रवेश निषेध है। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप अपने जीवन को हानि करें तो जाएँ, आप कानून की जद में आना चाहें तो जाएँ, या आपको सामाजिक हानि तो होनी ही होनी है कि लोग अपमान करेंगे तो आप जाएँ, ये आपकी मर्ज़ी। बाकी ये रेड लाइट घोषित हो गया। उसके बाद से ये रेड लाइट कहे जाने लगे और आप और हम नहीं समझे और लोग समझ गए जो इसमें करने वाले थे, कि ये स्थिति है इसकी रेड लाइट की। तो मतलब ये तो मैडम पूरा इन्वेस्टर का गेम होने लग गया, क्योंकि पैसा ही है लास्ट, अल्टीमेटली पैसा ही बनाना है सबको। तो क्या बड़े-बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं या छोटे-छोटे गैंग इसमें चल रहे हैं, मतलब जिसको पैसा कमाना है? ये बहुत बड़ा सवाल भी है, लेकिन उतना ही इसके अंदर इसका जवाब छिपा हुआ है कि इतना वर्स्ट से वर्स्ट इनकी पोज़ीशन होती चली गई कि एक ज़माने में इनके पास एक पुरानी महिला थी, वो हमसे कहती थी कि बेटा तू क्या समझती है कि हम इतनी खराब औरतें थी? हम ऐसे थे कि हमारे पास बड़े सेठों के घरों की लड़कियों की जब शादी होती थी, तो हमारे पास उठने-बैठने का सलीका सीखने भेजते थे वो, कि जब वो उठें तो लहंगे की सरसराहट ना हो, पायल की हल्की-सी आवाज़ तो हो, पर ऐसे नहीं कि छम-छम भाग रही है तो वो आवाज़ हो। वो हमसे तरीका सीखने आते थे। बोलने का, कितना कब मंदा बोलना है, कब तेज़ बोलना है, ये सब सीखने भेजते थे हमारे पास। लेकिन समय बदला, फिर अंग्रेज़ों की भी औरतें आई हमारे पास कि कैसे आप रहते हैं, कैसे आपका चलना, ये सब हुआ। लेकिन बदलते-बदलते दौर, क्योंकि इधर हम प्रोग्रेस की तरफ गए, टीवी आया, फिर दूसरी चीज़ें आईं, अब ओटीटी आ गया, उतना ही वो वर्स्ट होते चले गए। वहाँ कौन जाता है? वो जाते हैं कि जो सुबह से हैंड टू माउथ है, सुबह शाम तक 500-600 रुपए कमाएँगे, 200 या 250 रुपए वहाँ देंगे, 100 रुपए की शराब पिएँगे और 100 रुपए जाके बीवी को देंगे भी और मारेंगे भी। बस ये तरह-सा एक फंडा है वहाँ का। तो बड़े लोग तो उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन हाँ, उसमें प्रशासनिक लोग इन्वॉल्व हैं, पुलिस 100% इन्वॉल्व है। पुलिस को 100% बिल्कुल, 100% पुलिस इन्वॉल्व्ड है। बिल्कुल, बिल्कुल। पुलिस तो मैं जब कहीं मैं ना रेड में कभी रेड नहीं मैं कहती हूँ, सॉरी। रेड मेरा बिल्कुल नहीं है, मैं रेस्क्यू करती हूँ। रेड मैं कभी नहीं करती। तो मैं कभी रेस्क्यू करने जाऊँगी, मैं पुलिस को नहीं बताती। क्योंकि मुझे पता है कि उस कोठे पे खबर चली। वो मुझसे लास्ट तक पूछ रहा है, "मैडम बता तो दो कौन से कोठे पे हमें पहुँचना है?" मैंने कहा, "जब पहुँचना होगा, मैं फ़ोन कर दूँगी, आ जाना। उससे पहले तुम्हारी ज़रूरत नहीं है।" क्योंकि वहाँ सूचना चली जाती है। और बहुत बार मेरे सामने ऐसी स्थितियाँ आई हैं कि एक बार तो मुझे शनाख्त परेड करानी पड़ी पुलिस से ज़बरदस्ती कह के, कि एक लड़की ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस वाले भैया आते हैं, वो ₹250 लेते हैं रोज़ और एक शराब की बोतल लेके जाते हैं रोज़। उसको रेस्क्यू किया था हमने। तो एक आईपीएस अधिकारी थे, वो हम पे बड़े नाराज़ हुए। बोले, "क्या जी, अब इतना बड़ा इल्ज़ाम पुलिस पे लगा रही हैं, आप समझ रही हैं?" मैंने कहा, "तो ठीक है, आप भी तो अपराधी से किसी को पहचानने के लिए शनाख्त परेड कराते हैं ना, करा दीजिए। अपने थाने का एक-एक सिपाही से लेके और इंस्पेक्टर तक सबको खड़ा कर दीजिए और बिना वर्दी खड़ा कर दीजिए। देखिए, वर्दी में नहीं, वर्दी का एक औरा भी होता है, मैं उसका अपमान भी नहीं करूँगी। दूसरा, बच्चा डरता भी है, वो बच्ची डरेगी ही। बिना वर्दी के आएँ, सबको कह दीजिए और आप भी।" मैंने कहा, "आप भी बिना वर्दी आइए और बैठिए वहीं।" 21 लोग थे। लड़की खड़ी होगी थोड़ी देर, तो हमने नहीं बताया ये कौन है, पुलिस वाले हैं कौन है? हमने कहा भैया देखो इनमें से कोई जाता था क्या वहाँ पे? तो उसने सब देख के और 1-2 बार घुमाया, वो बड़े खुश से हो रहे थे आईपीएस कि देखो कोई नहीं है और आज इनकी हम पूरी तरह से वो करेंगे, आप बेकार में फर्जी करती हो। और लड़की ने कहा ये है। और देखिए वो थर-थर काँप गया वो लड़का, ऐसे मुश्किल से 25-26 साल का होगा, नई-नई नौकरी। और बोला मैं कब गया? भैया तुम ही तो जाते और तुम तो पुलिस वाले हो। तुम तो वर्दी में जाते थे। देखिए इससे भी बड़ा और दुर्भाग्य क्या हो सकता है? तुम ही तो ₹250 और एक शराब की बोतल नहीं लाते थे रोज़ाना? तुम लाते थे। वो पूरी ज़िद पे कहती रही कि ये। और फिर उसने बहुत सोचा, सोचती रही, तुमको किस नाम से बुलाती थी दीदी? फिर उसने उसका नाम लिया, कि तुमको इस नाम से बुलाती थी। थोड़ा-सा फ़र्क हुआ उस नाम में, लेकिन ये नाम से। कम्युनिटी और सब चीज़ उसने बिल्कुल सटीक बताई। कोई रास्ता नहीं था उसके बाद उन्हें। तो देखिए मैं इससे बड़ी और दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या बताऊँ आपको कि उस समय वो अंडर प्रोबेशन थे, उस समय बाद में आए वो हमारे यहाँ कुछ और बड़े पद पे होके, तो ऐसे ही कहीं मुलाकात हो गई तो उन्होंने कहा कि, "क्या आतिश जी आपने क्या लिया उस दिन? हमारा भी खो दिया, अपना भी खो दिया।" क्या कहूँ? तो ये ऐसा है कि सरकारें तो कबूतर हैं, आँख बंद कर ली है, बिल्ली है सामने, खा रही है समाज को और वो सोच रहे नहीं खा रही, हम तो बचे हुए हैं।
बट आपने इतने सालों की मैडम क्या क्यों देखा, मतलब क्यों करते हैं ऐसा? मतलब पैसे के लिए करते हैं? सिर्फ़ पैसा ही कमाना सब पूरा सरकार का एक मात्र ऑब्जेक्टिव रह गया है? बिल्कुल सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा। ये जो पूरा धीरे-धीरे सेक्स ट्रेड में विकसित हुआ है। इधर खत्म हो रहा था, रेड लाइट एरियाज़ लगभग खत्म हो रहे थे, उधर बढ़ रहे थे तेज़ी से। एस्कॉर्ट सर्विसेज़, जिगोलो सर्विसेज़ और सेक्स टूरिज़्म, मतलब सेक्स ट्रेड में बदल गया हिंदुस्तान। लोग अब बड़ा बहुत सरकार हिम्मत से और बड़ा उससे कह रही है ना कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। ठेंगे से हैं विश्व गुरु। जिस ग बहुत साल पहले, बरसों बरस 100 डेढ़ 100 साल पहले आदम गोंडवी साहब कह गए कि जिस देश की बेटियाँ ही बर्बाद होना शाद हों, दिल पर रख के हाथी कहिए देश के आज़ाद हैं? कहाँ हैं आज़ाद हम? बेटियाँ बचाओ, बेटी पढ़ाओ कहाँ लिखा है आपने? ट्रकों के पीछे। किसी प्राइवेट गाड़ी पे लिखा देखा है? बस पे लिखा देखा है? सिर्फ़ ट्रक्स पे है, चाहे वो छोटा हाथी हो और उससे बड़ा 20 टायरा हो, 25 टायरा हो। और उन्हीं में लड़कियाँ सप्लाई हो जाती हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे कोई एक बच्चा पूछता है कि आपने देखा कभी इनमें सप्लाई होते हुए? मैंने कहा तुम बता देना मुझे, मैं तुम्हें अपना वॉलंटियर छोड़ती हूँ। क्या मैं जवाब दूँ? जब ज़िगोलो की बात करती हूँ तो यही बच्चे पूछते हैं, मैम हमें भी 1-2 आंटी का नंबर दो। इस कदर गिर गए हम। क्या बोलते हैं, इस 1-2 आंटी का नंबर आंटी दो? का नंबर दो, मैं भी सर्विस प्रोवाइडर बनना चाहता हूँ। तो कहाँ है? इसका मतलब कोई खौफ नहीं है। हुँ। बिल्कुल उच्छृंखल हैं हम, आज़ाद नहीं, उच्छृंखल हो गई है हमारी पीढ़ी अगली। अब आप ट्रेड की बात कर रहे थे, तो क्या-क्या अभी सेक्स वर्किंग में क्या-क्या हो रहा है मैडम? देखिए पहली बात तो सेक्स ट्रेड में सीधे-सीधे अब रेड लाइट एरियाज़ को तो आप छोड़ ही दीजिए। ये मैं इनको एक्यूज़ नहीं कहती हूँ। ये पीड़िताएँ हैं, विक्टिम्स हैं ये, बिल्कुल पीड़िताएँ हैं, ज़बरदस्ती का शिकार हैं। लेकिन एस्कॉर्ट सर्विसेज़ हैं और क्यों आँख मूंदते हैं? आए दिन तो सरकार के नुमाइंदों को देख रहे हैं कि हाईवे पे सेक्स कांड हो रहा है। रूसी लड़कियों के साथ 10-10 लड़कियों के साथ इनके विधायक और मंत्री नाच रहे हैं, नंगे होके नाच रहे हैं। तो ये और इससे सबसे जो विभत्स रूप है सेक्स ट्रेड का, वो है सेक्स टूरिज़्म। टूरिज़्म में कैसे कह रहे हैं, मतलब टूरिज़्म में किस बात देखिए को लेके लोगों छोटे को बुलाए बच्चे नहीं जाएँगे? हाँ, नहीं बुलाया कोई नहीं जाता, जो आ रहा है वो उनको चाहिए सेक्स पूर्ति कैसे करें? अगर वो होटल्स में जाएँगे उनकी बेइज़्ज़ती हो जाएगी अगर रेड हो गई, या लड़की बुलाएँगे तो अपमान हो जाएगा अपने देश का, बाहर से आए हैं। अपने देश के भी तो छोटे बच्चे हायर किए जाते हैं, गरीब, रैग पिकर्स भीख माँगने वाले, कूड़ा बीनने वाले, ये बच्चे हायर किए जाते हैं उनके माँ-बाप को 25-30 हज़ार रुपए देके। 10 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, 15 दिन के लिए बस, इससे ज़्यादा नहीं। और बच्चे किस बदहाल में आते हैं, मैं उसकी प्रत्यक्षदर्शी हूँ कि बच्चे चल नहीं रहे थे, वो घबराहट से अपनी माँओं के पीछे छिप रहे थे, आ नहीं रहे थे सामने, उनकी काउंसलिंग नहीं हो पा रही थी, बात नहीं हम कर पा रहे थे उनसे। और एक बच्चे को जब मैंने कहा कि किसी भी तरह उसकी माँ से कि तुम मुझे इसको दिखाओ, इसकी क्या हालत है, तो वो इस हालत में था बच्चा कि मैं देख के मुझे आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोच के। क्या सहा होगा उसने? उनको जब मैंने कहा तुमने क्यों रहने दिया? तो उसने कहा जब हमको दिखाया, एक कमरा दिखाया कि देखो ये इन साहब के साथ गया और अपने रूम में सो रहा है, 5 स्टार 7 स्टार होटल है, इसमें ही सो रहा है। यहाँ इसका एक छोटा-सा बेड लगा हुआ है, यहीं रहेगा, यहीं इनके जैसा खाएगा, इनके बस लगेज उठाना है इनका, इतना सा काम इतना सा है बस केवल। जब भी कहीं जाएँगे तो लगेज उठा के ही जाएगा। वो गरीब आदमी जो सारा दिन कूड़ा बीन रहे हैं, वो लगेज उठाने में बड़ा खुश कि हमको 35-30 हज़ार रुपए एक बार में मिल गए और जब वापस आएगा बच्चा तब भी दे देंगे, कुछ नहीं दिया। किसी बच्चे को कभी कुछ नहीं दिया गया। पैसे भी नहीं दे रहे? ना, बस जो शुरू में दे गए वो दे गए हाँ। और बच्चों को बदहाल छोड़ गए। तो क्या उम्मीद करते हैं? 2 बच्चे उनमें से भागे जो थोड़े बड़े थे। क्या उम्मीद करते हैं कि वो बच्चा आगे बलात्कारी नहीं बनेगा? वो वही नहीं करेगा जो उसके साथ हुआ? वो आए नहीं लौट के, क्योंकि उससे बेटर उन्हें नहीं लगा कि कहीं दोबारा ना भेज दें, भाग जाएँ। वो 15-16 साल के बच्चे थे। भई सड़क इनकी ज़िंदगी है, तो उनको भागने में कोई डर तो लगा नहीं, तो चले गए। लड़के जो ज़्यादातर लड़के ही, लड़कियाँ नहीं, स्ट्रिक्टली नहीं। लड़कियाँ तो कोई भेजेगा भी नहीं, किसी के साथ क्यों भेजेगा? हाँ, कितना गरीब हो, नहीं भेजेगा वो। इतनी छोटी बच्ची को कैसे भेज देगा? लेकिन लड़कों को भेज देंगे, वो तो फिर भी कमा रहे हैं, भीख माँग के लाएँ, चाहे कूड़ा बीन के लाएँ, तो उनको भेज देंगे। वैसे ही मिल जाएँगे एक बार, एक छोटी झोपड़ी डल जाएगी। तो ये लोग अंग्रेज़ लोग आते हैं बाहर से, या फिर ये अपने इंडियन देखिए ही लोग अपने भी इंडियंस भी इंडियन हैं, लोग ही हैं अपने सारे? इंडियंस भी हैं, हाई-फाई लोग हैं, इंडियंस भी हैं, कि जो इस कदर मतलब मुझे समझ नहीं आता कि कौन-सी दुनिया में हम जा रहे हैं, ऐसी कौन-सी भूख है, कौन-सी प्यास है, जिसको पाने के लिए हम छोटे बच्चे की चीखें भी नहीं सुनते हैं, उसका रोना भी नहीं सुनते। जब एक बच्चा मुझसे ये कहता है अपनी माँ की तरफ यूँ मुँह करके, ये मुझे फिर भेज देगी, मुझे अपने साथ ले चलो। सोचो मैं उस माँ पे क्या बीता होगा या मेरे पे सामने के सामने क्या बीता होगा इस समय। मैंने कहा बेटा कोई नहीं भेजेगा अब,
बहुत मारूँगी तुम्हारी मम्मी को, अगर दोबारा भेजेगी तो। बच्चा यकीन नहीं पड़ा, 6-7 साल का मासूम। सब ज़्यादातर गरीब लोग ही मैडम, सब गरीब लोग हैं बिल्कुल। ये बिल्कुल गरीब हैं, अभी दूसरे में चले जाइए वो गरीब नहीं है। उनको एक लग्ज़री जुटाने की भी एक लत हो गई है, लड़कों को भी, लड़कियों को भी। आपको ब्रांडेड शूज़ चाहिए, ब्रांडेड जूते चाहिए, ज्वेलरी चाहिए और माँ-बाप उतना ही अफ़ोर्ड कर पाएँगे कि जितना पढ़ाई में खर्च हो सके। वो भी वो अपने उनके लिए हाथी जैसा होता है कि भई कैसे अभी बच्चा पढ़ रहा है तो बहुत खर्चे हैं, दूसरे खर्चे कम करो, वो किसी तरह बच्चे भेजते हैं। विशेषकर मिडल क्लास के लोग, जो इस दौड़ में शामिल हो रहे हैं। मैं तो कॉलेजेस में जाती हूँ, मैं कहती हूँ मत हो इस दौड़ में शामिल। बच्चा अपनी क हर हो जो भी थोड़ा ग्रोइंग शहर है, वो एजुकेशन हब है। मेरा तो कस्बाई मानसिकता का छोटा-सा शहर है, वो भी एजुकेशन हब है, उसमें 28 18 यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेरे अकेले शहर में। तो क्यों बच्चा हमारा बाहर जाएगा पढ़ने? क्यों उसको आप बंगलौर, हैदराबाद और पंजाब और कलकत्ता भेज रहे हैं? और उनके बच्चे हमारे यहाँ रहे। ये कैसी विडंबना है? तो सोचिए बच्चा आज़ादी चाह रहा है, वो श्रृंखल होना चाह रहा है, रोक लगाइए इस पे। नहीं तो ये जो मिडिल क्लास वाले जो बच्चे हैं, ये किनके पास जाएँगे? मतलब ये कहाँ पार्टी करेंगे? कैसे पैसा पार्टी नहीं कमाएँगे? करना है इनको, पार्टी नहीं करना है। देखिए, अभी रेड लाइट्स की बात चली। हाँ, अब आप गौर करना, ये नोएडा में करना। ठीक है, नोएडा आप नहीं आप यहाँ बैठे हैं जहाँ गुड़गाँव, गुड़गाँव में। यहाँ पे करना। आप रेड लाइट पे जाके देखना जो बहुत व्यस्त रेड लाइट हो, शाम के बाद। दिन में नहीं, अक्सर दिन में भी मिल जाएँगी। शाम के बाद आप जाना। कोई एक बच्ची दिखाई देगी, वो हमारा जब से ही है ये। हमारा ज़माना था तो बुक्स थी। बुक ले ली, पढ़ रही है, ये ऐसे है, अंगूठा, ये ऐसे रहेगा, ये किताब है, पढ़ रही है और अब आप मोबाइल है तो ऐसे। अभी तो मोबाइल आपको आदत है, आप एक ही हाथ से चला सकते हैं, लेकिन वो ऐसे है मोबाइल और इस हाथ से वो ऐसे शो कर रही है कि मैं चला रही हूँ। क्योंकि वो ये उसका सिग्नल है। जिसको इस सिग्नल का पता है वो रुकेगा, हॉर्न देगा, वो जाएगी उसके पास और डन हो गया तो वो ऐसे करेगा, लड़की बैठ के चली जाएगी। अगर रेट्स तय हो गए, रेट्स में भी कुछ लोचा है कि आप अपनी जगह दोगे, कस्टमर अपनी जगह देगा, तो उसके कम कर देगा। लड़की अपनी जगह देगी, तो उससे ज़्यादा लेगी, जगह का पैसा लेगी और वो उसको और वो काफ़ी बड़ी रकम है, छोटी-मोटी 10-20 हज़ार नहीं है वो, 50 से नीचे कुछ है ही नहीं। ये है वो। और ये एक सब वो मिडिल है क्लास के बच्चे हैं? ये मतलब हाँ, वो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, हाँ, जो अच्छे हाई-फाई एजुकेशन माँ-बाप बहुत खुश हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि आएगा हमारा बच्चा और ये वो करेगा। लेकिन नहीं पता माँ-बाप की कहाँ गलती है, वो ये नहीं पूछ रहे कि ये सब चीज़ कहाँ से आई जो तुम पहन के आए हो? ये तो हमने नहीं प्रोवाइड कराई तुम्हें। ना तुम्हारे पास इनकम का सोर्स है। ना तुम्हारे पास कोई इनकम का तुम क्या कर रहे हो? ठीक कहाँ से? नहीं पूछते, बस खुश हैं हमारा बच्चा आया है, एकदम बिल्कुल। हम वहाँ पढ़ता है ना, सब जगह बताते फिरेंगे। ये मिडिल क्लास की एक विडंबना है कि वो दौड़ में शामिल होना चाह रहा है। और एकमात्र रास्ता यही बचा है क्या? एकमात्र बच्चों के पास यही रास्ता बचा है, जिगोलो बन रहे हैं। मैं कह रही हूँ मुझे इंस्टाग्राम पे लोग कहते हैं, बच्चे कहते हैं, हमें किन्हीं आंटी इसका नंबर दो, हम भी जिगोलो सर्विस प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं जिगोलो बनना? एक अभी आजकल आपने देखा होगा आप लोग तो टेक्निकल हैं, एक बच्ची कहती है कि आई एम ए प्राउड रंडी इंस्टाग्राम पे वायरल हो रहा इंस्टाग्राम था। पे। ये वायरल होने जैसी चीज़ है। नहीं जानती रंडी होना क्या होता है। आओ ना दिखाती हूँ मैं रंडी होना क्या होता है। जब इंटरनल पार्ट्स में चूना डाला जाए, जब इंटरनल पार्ट्स में मिर्ची डाली जाए, कोई भी अपने हाथ में लाया लकड़ी है, कुछ भी है, वो उसके इंटरनल पार्ट्स में डाला जाए, केवल उसकी चीखें सुनने के लिए क्योंकि वो उसका अल्टीमेट प्लेज़र है। ये होता है रंडी होना। होंगी वो, उन 14-15 साल की बच्चियों को बहका रही हैं जो भी वो महिलाएँ और लोग उनका पॉडकास्ट कर रहे हैं। मैं हैरत में हूँ। एक ने मुझे अप्रोच किया कि आप मेरा मैंने कहा आपके पे तो उसका भी हुआ है। मैं नहीं आ सकती। उनका भी पॉडकास्ट कर रहे हैं? उनका भी किया और काफ़ी मज़बूत पॉडकास्ट है। शर्मनाक है ये कि आप उनको बुला के ये बात कह रहे हैं अगर। तो इससे ज़्यादा तो क्या और हो सकता है? प्राउड कर रहे हैं आप रंडी होने पे। आइए कैसे मरती हैं रंडियाँ। देखिए आप कैसे वो तिल-तिल मरती हैं हर दिन। जब 15 से 20 कस्टमर उनको झेलने पड़ते हैं। वो जिनके कपड़ों में से बास आ रही हो, जिनके नाखून बढ़े हुए हों, जो पैर के नाखून से उनके साथ सेक्स करना चाहता हो, ये कोई तरीका है? जो पैर का नाखून नाखून बढ़ा हुआ है, पैर अंगूठा इंटरनल पार्ट्स में डालेगा और वो लहू-लुहान होके चीखेगी, वो उसका अल्टीमेट प्लेज़र होगा। बनेंगी आप ऐसी प्राउड रंडी? तो ये सेक्स ट्रेड में हम ऐसे बदल रहे हैं। ये पैसा कमाने का ही तो है कि वायरल हो जाऊँ और कुछ पैसा आए। बस इतनी भर। क्या करेंगी? खा के सोएँगी ही ना रात को कि कुछ और भी है? सोना तो नहीं खाएँगे ना? रुपए तो नहीं खाएँगे? और मैं तो सोचती हूँ कि जितना आप ज़्यादा हाई-फाई हो जाते हैं, आप बाहर का खाने लगते हैं, उसके बाद आपके पास खाने की इच्छा ही नहीं रह जाती। क्यों आप ये कर रहे हैं?
बदल गया हमारा देश। अब विश्वगुरु नहीं, विश्वगुरु बन रहे हैं हम सेक्स ट्रेड में। जो दुनिया हमें फ़ॉलो करने आती थी ना कभी बाहर से, कि इंडिया जाएँगे, वहाँ के लोग देखो कैसे साड़ी पहनती हैं औरतें, कैसे टीका लगाती हैं, कैसे रहती हैं। मुझे किसी पॉडकास्ट ने पूछा, "आप केवल साड़ी पहनती हैं, कुछ और नहीं पहनती हैं?" मैंने कहा, "नहीं, अगली बार जो तुम कहोगे वो ड्रेस पहन के आऊँगी मैं। पहले मैं आऊँगी भी तब सोचना कि मैं आती हूँ कि नहीं।" मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी का एक भी पॉडकास्टर ना हो, एक भी फ़ॉलोवर ना हो, मैं जाती हूँ। सिर्फ़ इसलिए कि लोग सुनें तो, जागें तो। 10 लोग तो जागेंगे कम से कम उसके पॉडकास्ट में भी। कुछ तो खड़े होंगे कि नहीं ये नहीं होना चाहिए अब। लेकिन लोग जाग रहे हैं, सरकारें सो रही हैं। किसी सरकारी आदमी का कभी मुझे ये नहीं आता, किसी मेरे अपने भी बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, परिचित हैं, कि जो ये भी कहे, जो परिचय में भी कभी ये कहे, "अरे! क्या आप कह रही हो?" क्योंकि अंदर तो है, गिल्ट तो है, मगर उस गिल्ट को कैसे कहें? पहल कौन करे? कौन कहे? जब मैंने पहला पॉडकास्ट किया, किसी ने मुझे कहा, "आपकी बहुत हिम्मत है। अब तो आप बच गई इस एक्सीडेंट से, लेकिन आगे आपको पॉलिटिशियन मार देंगे।" हमने कहा, "अभी उम्र हो गई है, अब मार के क्या फ़र्क पड़ेगा? हम 62 के हो जाएँगे और 4 महीने बाद, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? आप समाज आपका खराब होना है जो ज़िंदा है, मेरा नहीं होना।" मतलब आपको भी धमकी आती होगी पॉलिटिशियन से, पुलिस वालों से, सब वो लोग? हाँ, अरे पुलिस वाले तो कभी नहीं हमारे हुए, कभी भी नहीं हुए। काम पड़ेगा तो फट से, लेकिन ऐसे नहीं कभी हमारे हुए। आपको कभी रेस्क्यू के लिए बुलाया आगे होके कि मैडम चलो रेस्क्यू करने चलते हैं आज को? नहीं भाई, अभी हमने बहुत ऐतराज़ किया और कोई नहीं बोला। अभी क्या हुआ, हम तो एक पॉडकास्ट में और हमें पता लगा कि भई रेड हो रही है। मुझे किसी उसका मुझे रेड सबसे सख्त नफ़रत है। भेड़-बकरी हैं क्या? रेड की 21 लड़कियाँ निकाली, उसमें सिर्फ़ दिखाने के लिए कि हम कर रहे हैं। क्योंकि मैं भी समझ रही हूँ कि पॉडकास्ट को देख रहे हैं। उठाया 21 लड़कियों को उठा के मजिस्ट्रेट के पेश कर दिया और जब तक मैं शाम तक पहुँची तब तक तो रेस्क्यू वो रिलीज़ हो गई थी। क्यों रखेगा मजिस्ट्रेट? क्यों ऑर्डर करेगा कि इनको नैनी निकेतन भेज दो? उन्होंने सब लड़कियों ने कहा कि हम तो अपनी मर्ज़ी से हैं साहब, बालिग़ हैं। फटकार लगी पुलिस को। वो जो सो कॉल्ड एनजीओ, इसका भी सच मैं आपको बताती हूँ। सो कॉल्ड एनजीओ हैं, उनको भी फटकार लगी कि आप ये करने आते हैं यहाँ? और लड़कियाँ फिर वापस हुईं। तो ये नाटक क्यों चलता है? मतलब ये वाला जो मतलब पुलिस वाले गए, 15-20 लड़कियों को उठाया, आज एक स्पा सेंटर में 10 लड़कियों को उठा के डाला, फिर अंदर डाल दिया, फिर बाहर छोड़ दिया। अच्छा, अभी आपको नहीं लग रहा कि अचानक स्पा में और मसाज पार्लर्स में रेड की बाढ़ आ गई है? हाँ, बिल्कुल। अचानक कोई होटल में मुझे किसी ने कहा, एक पॉडकास्टर नहीं, पॉडकास्ट करती हैं, तुलसी नाम हटा दें, बीप कर दें? मैंने कहा नहीं, मैं कह रही हूँ ना ओयो होटल। मैं तो खुल के कह रही हूँ, भई वो आदमी कपिल शर्मा शो पे आता है और बड़े शान से वो लड़का कहता है कि मैंने ये आपको दिया मौका कि आपके घर में 2 कमरे भी हैं, आप होटल की तरह इस्तेमाल करें 1 कमरे को। एक में आप रहें, एक में आप कमाई का साधन बनाएँ। ये बनाया आपने कि मुँह बाँध के लड़कियाँ आएँ, घंटे भर के लिए, पैसे दें, कोई एंट्री नहीं है, कोई कुछ नहीं, कहीं सीसीटीवी नहीं है, कोई मानक फ़ॉलो नहीं है, क्योंकि वो तो ओयो ने कर रखे हैं मानक फ़ॉलो तो। आपको क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे यहाँ श्मशान के बराबर में 2 कमरे नीचे ऊपर, उसमें ओयो होटल का बोर्ड लगा है। हमारा नहरों का शहर है पूरा घिरा हुआ। नहर के किनारे पे जहाँ दूर तक जंगल ही जंगल है, वहाँ नीचे ट्यूबवेल है, ऊपर एक कमरे पे ओयो का बोर्ड लगा हुआ है। बड़ा अच्छा आपने मौका दिया है। कौन जाएगा वहाँ? तो इस कंपनी की वजह से ज़्यादा और बढ़ गया। और ज़्यादा मौके दिए। अभी मैं आपको और बताती हूँ। ये सब चीज़ें ऑथेंटिक हो रही हैं, लोग कर रहे हैं। अभी मुझे किसी महिला ने कहा कि भई ये हो रहा है और मेरे बिल्कुल घर के सामने वो घर है जिसमें ओयो होटल चल रहा है। मेरे बच्चे बर्बाद हो जाएँगे। हमने कहा फिर हम क्या करें? बोले आप इसको बंद कराइए। मैंने कहा मेरे घर भगत सिंह पैदा हो, तुम्हारे नहीं। बच्चे तुम्हारे बर्बाद हो रहे हैं, मेरे तो बच गए। मेरे तो सब कामयाब हैं, तुम चिंता ना करो, अपने आप करो, मैं नहीं करूँगी। उन्होंने 10 जगह कहा कि क्या फ़ायदा अतुल जी के काम करने का? मतलब अतुल जी के काम करने का ही फ़ायदा देखेंगे आप, अपना कुछ नहीं करना है। तो समाज भी कबूतर बना हुआ है, दूसरा करे कोई आके, रोटी भी कोई दूसरा खिलाए उनको, है ना? और देखिए कमाल ये मैं सेक्स ट्रेड की बात जो कर रही हूँ, औरतें घर से निकलती हैं लोअर मिडल क्लास की। आप क्या सोचते हो लड़कियाँ हैं? नहीं, 30 साल, 35 साल, 40 साल ये औरतें। विडो हो गई, तो निकल गई। लड़कियाँ हुईं, खर्चे के लिए और वो क्या करती हैं कि अ, मेरा दिल्ली बस अड्डा है मेरे शहर में और उसके ठीक सामने बहुत बार हमने रेड की है, बहुत बार मतलब उन होटल वालों को भी जेल-पेल सब कराई है, उनके यहाँ से लड़कियाँ निकाली। तो वो वहाँ नीचे खड़ी रहती हैं, दुपट्टा बाँधा, सबको पता है वो दुपट्टा बाँधने का मतलब कि ये औरतें अवेलेबल हैं। कोई यात्री आ रहा है, कोई और आ रहा है, वो भी वहीं जाएगा और वो कमरा दे देगा उसको आध घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए बस। तो अभी मैं रास्ते में आ रही हूँ, तो मुझसे किसी ने कहा कि कहाँ पे आज मिलना है? मैंने कहा आज नहीं हूँ।
बोले मुझे बताना है कि मेरे गाँव की 5 लड़कियाँ 1 विडो औरत है, 2 लड़कियाँ हैं और 2 उम्र-दराज़ औरत हैं और पाँचों वहाँ सामने जाके खड़ी हो रही हैं दिल्ली बस अड्डे के सामने। पर मैडम ये तो अपनी मर्ज़ी से खड़ी हो रही होंगी ना, तो तो मर्ज़ी से तो ट्रेड हुआ ना, मैं भी तो ट्रेड ही कह रही हूँ। हाँ, मैं कब कह रही हूँ व्यापार हुआ ना, हाँ। मतलब व्यापार के लिए वो घर में बर्तन नहीं मांज सकती किसी के, वो कहीं फैक्ट्री में नौकरी नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि काम नहीं है, काम है। क्यों नहीं फिर कर सकती? और गाँव में तो अभी इतनी सुविधा मैं यहाँ सरकार का आलोचना नहीं करूँगी कि सरकार ने इतना काम दिया हुआ है गाँव देहात में तो कि स्वयं सहायता समूहों के ज़रिए कमा रही हैं लड़कियाँ, जिनको कमाना है औरतें और इतने-इतने समूह बन रहे हैं, 1000 औरतों पे 1 समूह बनता है। 10-10 हज़ार की अगर है आबादी तो 10 समूह बन रहे हैं और उनको अच्छा खासा बैंक पैसे दे रहा है कि आप अपना काम करिए। आप भैंस पालन करिए, आप ज़मीन लीज़ पे लेके काम करिए, ट्रैक्टर किराए पे लेके काम करिए, तो सब चीज़ कर रही हैं वो। जो आपको काम आता हो मसाले का, दूसरे रुई का, ये सब करिए आप। तो ये नहीं कर सकती वो, तो गाँव देहात की औरतें अगर ये गाँव देहात तक फैल रहा है, तो आप समझिए कि अब पूरी तरह से हमने सेक्स ट्रेड को अपना लिया है। सेक्स ट्रेड लीगल है बट ब्रोथल इल्लीगल है। अब ये तो लीगल देखिए अगर कोई मर्ज़ी से है, वो तो लीगल हो गया, है ना? वो महिलाएँ भी ब्रोथल में जो हैं, वो भी अगर मर्ज़ी से हैं, तो आप लीगल हैं। इसीलिए मैंने कभी रेड नहीं की। मैं केवल उस लड़की को निकालती हूँ, जो निकलना चाहती है। जिसको मैं काउंसल करके चाहे मुझे 2 महीने लग जाएँ, 4 महीने लग जाएँ, इसीलिए मेरी लोग तो मैं देख रही हूँ पॉडकास्ट पे भी कि लोग कह रहे हैं 4-4 हज़ार निकाली हमने, 5-5 हज़ार निकाली 1 साल में, डेढ़ साल के कार्यकाल में। मैं तो 32 साल में मुश्किल से 562 लड़कियाँ निकाल पाई हूँ और 62वीं लड़की भी मैं आप सब पॉडकास्टर्स की मेहरबानी से निकाल पाई हूँ कि ना वो पॉडकास्ट होते, ना उस बच्ची तक ये आवाज़ पहुँचती, ना वो मुझसे संपर्क करती। अच्छा, से आप उन्हीं की मदद कर रहे हैं जो खुद की मदद करना चाहती है, जो निकलना चाहती है। बिल्कुल। अच्छा, क्या मजबूरी होती है मैडम? पैसों के अलावा क्या मजबूरी होती है? वहाँ आने की तो कोई मजबूरी किसी की नहीं है, वहाँ कोई नहीं जाता अपनी मर्ज़ी से कोई नहीं जाता, वहाँ मजबूरी है। वो तो मजबूरियों की मंडी है, वो कुछ नहीं है। आपको प्यार के नाम पे लाएँगे, आपको नौकरी के नाम पे लाएँगे। देखिए इनके अपने जो मैं उन्हें स्टेक होल्डर कहती हूँ, वो इसलिए हैं जैसे एक अच्छा-सा दिखने वाला लड़का, गुड लुकिंग, जिम-विम करके बॉडी बनाए हुए, फ्लुएंट इंग्लिश बोलता हो और वो बड़े घर की बच्चियों को फँसाने के लिए। वो बोलेगा आपके कॉलेज के इर्द-गिर्द होगा, आपको फँसाएगा और कहेगा भी चलो शादी करेंगे। घरवालों को मत बताना, बाद में आके कह देंगे हमने तो कर ली। वो मान जाएँगे, सबके माँ-बाप मान जाते हैं। अभी मैं इस बच्ची का बता रही हूँ कलकत्ता वाली का, ये इसी तरह चली गई मात्र 15 साल की। इससे कहा अपना आधार कार्ड ले लेना, विश्वास दिलाने के लिए हाई स्कूल की मार्कशीट ले लेना, तभी हाई स्कूल करके हटी थी लड़की। तो पूछा होगा उसने कि क्यों? कि शादी करेंगे तो तब? 1-2 साल तो लगेगा ना शादी करने में, तो तब तक ये आधार कार्ड और ये रहेगा, तो तब तक हम कह देंगे कि बहन-भाई हैं हम, रहेंगे इस फ्लैट में। उसको 8-9 महीने उसने किसी फ्लैट में ऐसे ही रखा और उसके बाद रेड लाइट एरिया में बेच दिया। और उस बच्चे को निकाला हमने और आज भी कैसे लोगों पे दुनिया टिकी हुई है। रेलवे को मैं थैंक्स करती हूँ, चाहे वो जीआरपी के लोग हों, चाहे आरपीएफ के लोग हों, मैं उनको ईआरएफ के लोग हों, मैं उनको करती हूँ कि वो इतने संवेदनशील हैं कि मेरी एक रिक्वेस्ट पे ये कुछ अधिकारी को मैंने फ़ोन मैं लिंक में रहती हूँ सबकी, मैंने उनको कहा मैंने कहा सर निकालना है बच्ची। बोले देखिए सिविल में तो हम जाके नहीं कर सकते, आप किसी भी तरह के ये बच्ची आ जाए हावड़ा, फिर हम जानें। बच्ची आ गई किसी तरह हावड़ा और देखिए उन्होंने सुरक्षित लगा तो 1.5 दिन हावड़ा से दिल्ली आने में, लेकिन उन्होंने कहा पूछना मत कहाँ है बच्ची, आ रही है क्योंकि हम ट्रेन बदल-बदल के लाएँगे। हमें भी सोचना है कि सिक्योरिटी क्या है उसकी, पीछे ना कोई लग रहा हो और अल्टीमेटली वो बच्ची उतरी वहाँ। तो हमने कुछ भी नहीं किया उसमें। तो वहाँ पे तो ऐसे लोगों पे भी दुनिया टिकी है और मुझे जो फिर हिम्मत मिलती है कि ये भी तो हैं, ये भले ही अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हम इनसे माँग नहीं रहे ना ड्यूटी, हम इनको चैलेंज नहीं कर रहे ना कि ये आपका काम है आप इसे करो, करके देखिए करेंगे वो। मगर ऐसे भी लोग हैं जो करना ही नहीं चाहते। जब मैं रेस्क्यू करती हूँ किसी लड़की को और पुलिस आ जाती है, तो पुलिस वाले कहेंगे, "ये मुझे नहीं मिली लड़की।" ये ऐसा होता है कि ये एक जीना है, एक इधर है ब्रथल, एक इधर है। मुझे आइडिया नहीं है कौन से पे है लड़की, सूचना है मेरे पास, लेकिन आइडिया नहीं है, मैं इस पे चली गई। नहीं मिली लड़की, वो भी खुल के बैठी है आराम से, "देख लो दीदी मेरे पास तो कोई लड़की है नहीं, आपको पता नहीं किसने झूठी सूचना दे दी।" मैंने कहा, "मिल नहीं रही लड़की।" ऊपर चले गए, साइडों में देख लिए, सब खटखटा के दीवारें देख ली, नहीं दिखा लड़की का। तो पुलिस वाला कहता है, "मैंने पहले ही कहा था, ये तो करती ही नहीं है ऐसा काम। क्यों भाई बताती क्यों नहीं है? तू थोड़ी करती है ऐसा काम? ये नहीं करती, इसके यहाँ तो ज़बरदस्ती की कोई लड़की मिलेगी नहीं तुम्हें।" कहा, "तुमको बड़ा पता है भई, हमें तो नहीं पता, हमें 32 साल हो गए इनके बीच में। आज तक इनको नहीं समझ पाए कि ये क्या चीज़ है और तुमको बड़ा पता है 4 दिन की नौकरी में यहाँ के।"
तो ये पुलिस को सब पता रहता है, ये क्योंकि वो भी उनके स्टेक होल्डर्स हैं, पैसा तो उनको भी जाता है ना। तो ये तो बड़े-बड़े आईएएस रैंक के अधिकारी, आईपीएस रैंक के देखिए अधिकारी भी ये उनको सब देखिए बड़ा सीधी-सी बात है, मैं आज से आकर 25 साल पुरानी बात करती हूँ। हाँ, जब बहुत जागरूकता नहीं थी, तो हमने एक दिन एक आईपीएस ऑफ़िसर को कहा, मैंने कहा सर इतना खराब हो रहा है, तो मतलब कुछ तो आप करिए। वो थोड़ा संवेदनशील थे उस समय तक लोग, तो उन्होंने कहा अच्छा करते हैं और इसके लिए हम एक बड़ी फ़ोर्स का इंतज़ाम करते हैं, पीएसी जैसी का और चारों तरफ से घेरिएगा, बाकी लड़कियाँ आप निकालिए, 1 दिन में खाली करा देंगे। हमने कहा ठीक है सर, बात करते हैं। मैं बाहर आई, तो एक इंस्पेक्टर मिल गए, तो उन्होंने कहा आपको लगता है ये करेंगे? मैंने कहा मुझे तो लगता है। तो बोले ना, हम ना करेंगे, ये कौन है करने वाले? मैंने कहा फिर? ये हम ही तो आदेश करेंगे, अभी तुम देखो हम कैसे गायब करते हैं लड़कियों को। मैंने कहा क्या कह रहे हो आप? ये तो अच्छी बात नहीं हुई ना। तो उन्होंने कहा सुनो 25 साल पुरानी बात कर रही हूँ, 25 लाख में दे के मैंने थाना लिया है। ऐसे ही कैसे बर्बाद होने दूँगा, पहले 25 लाख तो कमाऊँ, इनका पेट तो तब भरूँगा, फिर इनका भरना है। पहले अपने 25 लाख पूरे करने हैं, फिर इनका भरना है। कहाँ से आएँगे? क्यों वो 25 लाख में थाने दिए जाते थे? सोच के देखो। और थानों पे तो पैसा नहीं लिया जाता है, पैसा लिया जाता है थाना देने में, स्पष्ट है ये बात, मगर दे लिया किसी ने मर्ज़ी से दे दिया 2-4 लाख साहब मुझे एक थाना दे दो। एक थाना दे दो, मतलब इसको कभी नहीं मिला है, वो थाना लेने के लिए कुछ दे दे, मोबिलाइज़ कर दे। ये बात तक तो समझ में आती है, लेकिन स्पेशली वो थाना लेना है, 2 थाने वो लेने हैं, तो इतना-इतना लगेगा। अच्छा प्रोस्टिट्यूशन को अगर लीगल कर दें इंडिया में पूरा मतलब फुल एकदम सब कुछ अलाउ है, हर सब कर सकते हो, तो एक्सप्लोर्ट होती है लड़कियाँ, एक्सप्लॉइटेशन होता है, वो क्या कम हो जाएगा? कैसे? पहले तो एक लड़की जाएगी नहीं, एक लड़की लॉ करती है, क्या वो कहेगी मेरी नौकरी नहीं लग रही, मेरी वकालत नहीं चल रही, तो मैं अब चलूँ ज़रा? अगर सम्मान है उसके अंदर तो ये काम नहीं करेगी कभी, है ना? और जिनके पास नहीं वो तो लीगल ही है, बालिग होते ही तो कह दे सरकार लीगल है, अपनी मर्ज़ी से कर रही हैं, कौन रोकेगा इन्हें? ये तो अर्ध लीगल चल रहा है सब, कि नाबालिग है, चलो उस दिन नारी निकेतन में डाल दो। उसके बाद वही महिलाएँ, जो ब्रोथल ओनर्स हैं, वही महिलाएँ फर्जी आईडी, फर्जी आधार कार्ड, फर्जी सब चीज़ बना के, कोई माँ, कोई मासी, कोई बन के उनको रिलीज़ कराती हैं। कर लो अब वो बालिग हो गई, अब वो अपनी मर्ज़ी से हैं। कहाँ है इल्लीगल? कहने भर में ही है ना, और कुछ नहीं है इल्लीगल। सिर्फ़ कागज़ातों में इल्लीगल कागज़ात में इल्लीगल है। आईटीबी एक्ट कहता है कि 2 या 2 से अधिक स्त्री या 2 या 2 से अधिक पुरुष किसी एक कमरे में सेक्सुअली इन्वॉल्व हों, वो वेश्यावृत्ति है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कैसे होगा ऐसे? कि वहीं एक औरत है, इस कम बिस्तर पे एक आदमी है, इस बिस्तर पे ऐसे होता है? जो कितनी भी भले ही वो तो ब्रॉथल्स में हैं, सेक्स वर्कर्स हैं, तो वो नहीं ये कर सकती तो कैसे उनके भी पर्दे डाल रखे हैं बीच उनके बिन के, तो वो कैसे? तो ये कानून का मैं तो मखौल है कि एक अंदर आने का रास्ता है, 4 बाहर जाने के। ब्रोथल बहुत खराब होते दिखने में बहुत खराब होते हैं मतलब जैसे इंटरनेट पे आप इतने वीडियो वायरल होते हैं बहुत गंदे होते हैं तो इतना गंदा रखते क्यों है मतलब इतना सूगला कैसे है मतलब और फिर भी वहाँ लोग जाते हैं वो कौन लोग हैं? वो तो उनसे भी गंदे हैं। उनके कपड़े कभी नहीं धुले, उनको महीनों हो गए शायद नहाते हुए, बास मार रहे हैं, नाखून में पेंट करके आया तो नाखून भरे पड़े हैं, पंचर लगा के आया तो काले हाथ हुए पड़े हैं, कपड़े काले हुए पड़े हैं और शायद दाँत बरसों से नहीं मांजे हों। मतलब कितनी गंदगी में ये आप इमेजिन नहीं कर सकते कि 60-62 साल का, 65 साल का आदमी आता है और कहता है इसको भेज दो। बड़ा मुझे गुस्सा आया, मैंने बोला कि क्या कर रही है ये? अरे बोले छोड़ो ना दीदी ये क्या इसके बस की क्या कुछ करना करना है? जाने दो, जा चली जा तुझे बुला रहा है। चली गई, थोड़ी देर बाद लड़की की चीखों की आवाज़ आती है बहुत तेज़। मैंने कहा तू जाएगी या मैं जाऊँ? पर्दा हटा दूँगी, मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत तेज़। बच्ची को बाहर निकाल एकदम, क्या किया है इसने? तो वो आ गया बुड्ढा और इतनी खीसे निपोरता, इतनी बदतमीज़ी से हँसता हुआ। मैंने कहा यहीं रुक जा पहले, पहले मैं लड़की से पूछूँ क्या है? वरना तुझे मार-मार के आज मैं जेल तो नहीं भेज पाऊँगी, लेकिन तुझे मारूँगी मैं बहुत बुरा आज। बैठ। लड़की आई, छोटा-सा एक शॉर्ट्स पहन रखे थे उसने और पैरों तक उसके खून बह रहा था। मैंने कहा पीरियड्स में तुम लड़की को ऐसे भेज देती हो? बोले ना, ना इसके तो ये तो पीरियड्स नहीं थी। क्या हुआ? तब उसने कहा कि देखो ये, उसके पैर का नाखून इतना बढ़ा हुआ था कि पैर के इसने अंगूठा मेरे इंटरनल पार्ट्स में डाला है। क्या कहूँ मैं उसको? और इतना हँस रहा है ये मुझे इस तरह से और लहूलुहान हो रही थी वो लड़की। क्या इमेजिन करेंगे कौन-सी लीगल और इल्लीगल होके उन बच्चियों का क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है। और क्या सुन नहीं रही सरकारें? मैं तो बिल्कुल निसंकोच बोलती हूँ। जो बीता है, जो देखा है इन 32 सालों में, वो कभी शायद मैं मरते दम तक भुला भी नहीं पाऊँगी कभी। तो इनको सुन के भी नहीं लगता कि मैं इतना खराब कह रही हूँ। मुझे किसी ने कहा एक दिन
मुझे बहुत सारे लोग ऐसे माई बुलाते हैं ज़्यादातर। मैं उन्होंने तो वो उससे तो बच गई। ये सरकार किस दिन होगी तुमको जेल भेज देगी। ये हमने कहा विश्व में भेज दें, तो चाहते हैं मैं भेज दें। इनको शर्म तो आएगी, दुनिया तो देखेगी, तुम लोग तो हो। देखेगी ना कि किस लिए भेजा, कि हम सेक्स ट्रेड के खिलाफ बोल रहे हैं। कोई इनका नहीं भेजेगा, बेफ़िक्र रहो। मारने की कोशिश कर सकते थे, एक कर ली, उससे हम बच गए, तो अब क्या रह गया है? तो नहीं है, लोग मैं सच कह रही हूँ, देखिए मैं बहुत सारी चीज़ों का ऐसा आपको बताऊँ कि एनजीओ का सच बताती हूँ, सोशल एक्टिविस्ट का सच। ये अपने आप को एक बड़े सोशल एक्टिविस्ट आते हैं, दूसरे शहर से और हमारे यहाँ धड़ाधड़ रेड करते हैं, पुलिस के साथ मिलके। बड़ा अजीब लगा, पुलिस तो हमारे कहने से हिलती भी नहीं है। इतने बरस बीत गए और हम साथ-साथ बड़े हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं और कैसे इस आदमी के कहने से लगातार जा रहे हैं। मैंने अपने 1-2 वॉलंटियर को कहा कि ज़रा बात करो इनसे सबसे जाके, मुझे तो खुल के नहीं बताती। वो चली गई, तो उन्होंने कहा दीदी ये तो कह रहा है कि वो कह रही थी जो इस किसी का नाम लिया कि ये तो साहब का जानने वाला है। अब ये साहब कौन है? देखिए ये है जैसे ये गली है, इस तरफ ब्रोथल है, इस तरफ ब्रोथल है और जहाँ मैं बैठी हूँ, बस ये एक आड़ी सड़क है और इस सड़क के बिल्कुल ठीक सामने ये सर्किल ऑफिसर का थाना मतलब ठीक है। सीओ ऑफिस है। उसको दिखता नहीं कि वो तो साहब के जानने वाले हैं। अब वो जब खुलती है सारी बात, तो ये है कि वो साहब कभी उन साहब के शहर में थे। हुँ, एनजीओ वाले साहब के शहर में थे। वहाँ से दोस्ती हुई और दोस्ती और उन्होंने कहा कि यार कुछ कर नहीं रहे हो, चलो हमारी तो हो गई मेरठ पोस्टिंग, वहाँ कराएँगे तुम्हारा कुछ। ये लाए हैं इसको साथ लगा के और लड़कियाँ जाती हैं और वहाँ से छूटती हैं, वापस आती हैं, उसका भी क्रेडिट यही लेते हैं कि मैंने तुम्हारे खिलाफ आर्ग्यू नहीं किया, इसलिए छूट गई हो, अब पैसे बताओ कितने दोगी? हुँ? इनसे भी पैसे लेते हैं? हाँ, पैसे बताओ कितने दोगी? हो गए। एक दिन ये भी सब हो गया, अभी अचानक एक दिन मुझे फ़ोन किया कि आपको यही पता है बस? और भी सुनो सच। वो जो सबसे बड़ा यहाँ का रेड करने वाला बड़ा एनजीओ आया था, उसका सच्चाई सुन लीजिए, साहब तो चले गए यहाँ से ट्रांसफर होके। उसकी सच्चाई सुन लीजिए कि जो वहाँ सबसे बड़ी सेक्स वर्कर सबसे मेन है और पैसा भी है उसके पास और आप समझिए कि उसने एक आदमी को बिल्कुल बर्बाद कर दिया हमारे शहर के बड़ा व्यवसायी था वो। वो उसके बिल्कुल उसका होके रह गया, उसके 2 बच्चे हुए उससे और उनको हमारे शहर के दी बेस्ट स्कूल में पढ़ाता। जहाँ हर किसी का बच्चा नहीं होता, जहाँ आईपीएस, आईएएस ये अपने बच्चे करा पाएँ, ऐसी जगह उसको पढ़ाया। उसके बाद दार्जिलिंग पढ़ाया उन बच्चों को। बीटेक, सीटेक सब कुछ कर लिया और वो हाई प्रोफाइल आज स्कॉट है। वो बच्ची, वो आदमी बर्बाद हो गया, 10,000 रुपए की नौकरी कर रहा है कहीं जाके। और उन सज्जन की सुन लीजिए, उन सज्जन ने, वो जो एनजीओ वर्कर थे, उन्होंने शादी कर ली उस महिला से अब। इतने फ़ोटोज़ हैं उनके हमारे पास, उस महिला के साथ घूमते-फिरते और अभी जो तात्कालिक रेड की, उसमें वो महिला जेल गई। ये से और उनको भी एक एनजीओ बनवा दिया, उस महिला का भी, जो सेक्स वर्कर थी, उनका भी एक एनजीओ बनवा दिया, वो जेल में हैं इस समय। ये है। तो हर आदमी उनको उन्हें केवल वो समझ रहा है कि ये पैसा देने वाली एक चीज़ है, दुधारू गाय है, पैसे लो, दबाओ, ये देंगी पैसा। ये है बस। और ये इस एरिया में मतलब लेडीज़ प्रेग्नेंट भी हो जाती होगी, वुमन प्रेग्नेंट भी हो जाती होती होगी, तो पहली बार फिर तो होती ही हैं। फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो जाती हाँ, वो तो करना ही है। करना है? हाँ, वो तो प्रोटेक्शन यूज़ ही नहीं करना तब तक, जब तक आप प्रेग्नेंट ना हो जाइए। और फिर बच्चा हो जाएगा तो माँ है। सो मैं हूँ, ये भीख माँगने वाली हो, वो भी छाती से लगा के रखेगी और चाहे ये इस पेशे में फँसी हुई औरतें हों, बस फिर इनसे बच्चा ले लिया जाता है दूध-मुँह महीने 2 महीने का बच्चा। माँ की छाती उमड़ती हैं, रिक्वेस्ट करती हैं बच्चा एक बार दिखा दो, उसके लिए ₹200 पहले कमाने पड़ेंगे। ₹200 अपने बच्चे को लेने के एक बार लेंगे, वही महीने में 1 बार आप मिल सकते हैं उससे बच्चे से। और तब तक कि जब तक वो बच्चा लड़का है तो कुछ भी करे, लेकिन लड़की है तो फिर से यही ना आ जाए, तब तक तब तक वो बच्चा आपको मिलेगा नहीं। आप केवल उससे मुलाकात कर सकते हैं, ₹200 जमा करो मालकिन के पास, मिल लो, बुला देंगी बच्चे को। अब ये तो इंडिया में हो रहा है, अब लोग तो मलेशिया, थाईलैंड ये तो पूरा हब बन गया है। वहाँ अपनी मर्ज़ी से तो हैं, हाँ। शोषण तो नहीं हो रहा ना, ब्रॉथल्स तो नहीं खुला के बैठे हैं, यहाँ तो ब्रॉथल्स हैं। तो ये कभी माफिया में देवदासी की इन्वॉल्व्ड कौन है मैडम? इन्वॉल्व्ड तो देखो सबको पता है कि कौन सब, होगा। हाँ। सब हैं, कोई ऐसा नहीं है नीचे से लेके ऊपर तक। पहले नीचे जो दुकानदार बैठे हैं उनको नहीं पता ऊपर क्या हो रहा है, उन्हीं की बिल्डिंग्स हैं ऊपर, उनको नहीं पता उसका किराया खा रहे हैं।
एक-एक को पता है, बड़े अपने आप को सोफिस्टिकेटेड और बढ़िया बनते हैं और हर बार यूँ कहेंगे, मैं तो अपने शहर की बात कर रही हूँ कि अरे! बहन जी कोई नई लड़की आई है क्या? तुमको नहीं पता लगा? हमें तो पता नहीं लगता। सीईओ कहता है हमें तो पता नहीं लगता। मैडम आपको कैसे पता लग जाती है ना? क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति नहीं है। दिल्ली में जीबी रोड है, टिम्बर व्यवसाय है पूरा, बड़ी मंडी है टिम्बर की। आपको नहीं पता लगता कि यहाँ क्या हो रहा है? मेरे पास उसकी भी लोगों ने वीडियोज़ बना-बना के भेजी है आपके इन पॉडकास्ट के ज़रिए कि देखिए ये है, ये रात का नज़ारा है, कैसे नीचे उतरती हैं और दुकानदारों को सबको पता है। कैसे रिक्शा में बैठ के आता है कस्टमर, गाड़ी दूर खड़ी करता है, अंदर नहीं ले जा सकता और आ रहा है। सबको पता है। इन केस से किसी जो वहाँ बूट पॉलिश कर रहा है, उसको भी पता है। छोटे से उदाहरण से बताती हूँ कि ये हैं 2। यहाँ पे ये आदमी इस दुकान के सामने आप 2 मिनट खड़े हो जाइए, वो कहेगा कुछ लेना तो ले, नहीं तो आगे जा। है ना? स्वाभाविक है। वो यहाँ खड़ा है आदमी, सामने वाले पे सेटिंग कर रहा है। ये तो खड़ा ठीक है। अगर सेटिंग हो गई, तो ₹10 तो देगा उसको। ₹10 बहुत छोटी-सी रकम है। ₹10 देगी मालकिन, एक कस्टमर तेरी दुकान से आया मेरे पास। ये ₹20 उसके हो गए। अब दिन भर में अगर 5 भी खड़े हो गए तो ₹100 तो यूँ ही कमा लिए। कुछ बिके ना बिके। उनके रहने पे तो सुनसान हो जाएगा बाज़ार। उनके ना रहने पे जिस दिन वो ना रहेंगी। हर कोई उनका स्टेक होल्डर है। रिक्शे वाले को आप कुछ मत कहिए। उदाहरण के तौर पे कर लीजिए, किसी बस अड्डे पे खड़े होइए, किसी लड़की को छोड़िए और उससे कोई रिक्शे वाले से कहे, भैया मेरे पास कोई रहने की जगह नहीं है। आज मुझे कहीं पे छोड़ दो, कल तो मैं चली जाऊँगी यहाँ से। वो आपको सीधा रेड लाइट एरिया ले जाएगा। सीधा आपको कबाड़ी बाज़ार ले जाएगा। वो कह देगा किसी भी जीने पे चले जाओ। जिस जीने पे वो गई, वो जाके अपना प बाद में जो उसका हित है वो ले आएगा वहाँ से। कुछ नहीं करना। एक लड़की निकलती है, उसके माँ-बाप नहीं थे और शहर की लड़की थी। उसको भाई-भाभी ने कह दिया हमारे बस की तेरा खर्चा उठा नहीं, जा यहाँ से। मौसी के यहाँ चली जा। मौसी कहीं गाँव देहात में रहती थी। उसने भी गुस्से में कपड़े भरे, 15-16 साल की लड़की थी और निकल गई वहाँ से। बाहर निकल के एक रिक्शे वाले से कहती है, भैया कोई धर्मशाला है, कोई ऐसी जगह बता दो, जो हमें आज रात काट सकें। शाम का वक़्त था और मैं सुबह तो अपनी मौसी के यहाँ चली जाऊँगी। उसने कहा, ठीक है, बैठ जा। सो तुम लाके सीधा कौड़ी बाज़ार में छोड़ दिया। अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं। जैसे ही उसने उसको उतारा और वो ये कह रहा था कि किसी भी कमरे पे चली जाओ। मैं उसे जाके मतलब जब तुम जाओगे मैं सुबह आकर तुम्हें ले जाऊँगा यहाँ से और ये सब मेरे परिवार की औरतें हैं, किसी में भी चली जाओ। वो कोने पे ही उनकी दुकान थी, उन्होंने सुन ली ये बात। भगवान जाने क्या बात आई हो, तो थोड़े से सोशल भी हैं, कभी-कभी हमारे साथ खड़े भी हो जाते थे। उन्होंने मुझे फ़ोन करा कि बहन जी, मैं मुश्किल से 10 मिनट एक लड़की को बिठाऊँगा और उसके बाद अगर अपनी यहीं तो ये चली जाएगी ऊपर, फिर आप जानो। पर मैं नज़र रखूँगा किस जगह गई है। मैंने अपने नज़दीकी वॉलंटियर को कहा कि मैंने कहा तुम जाओ, बहुत जल्दी और बच्ची को अपनी सुपुर्दगी में लेके एक तरफ बैठो। तुमसे कोई नहीं कहेगा, मैं आ रही हूँ। मैं वहाँ पहुँची तो मैंने पूछा, उसने बताई ये सारी बातें। मैंने कहा आई कैसे यहाँ तक? वो रिक्शे वाले भैया छोड़ गए, वो कह रहे हैं सो और ज़िद करे लड़की, ना वो भैया मुझे फिर छोड़ के आएँगे, तो उन्होंने कहा मैं बस अड्डे बिठा दूँगा। मैंने कहा हम बिठा देंगे बस अड्डे पे। फिर हम उसकी मौसी की गाड़ी लेके आए, पहले तो उसके भाई-भाभी को बुलवाया। उनको जितनी फटकार लगा सकते थे वो लगाई। मैंने कहा तुम्हें जेल भिजवाऊँगी देखो मैं। माफ़ी माँगते रहे भेज दो, मैं तुम्हारे यहाँ तो नहीं रहेगी अभी ये। मौसी को भी लिखा पड़ी में हम छोड़ के आए। मैंने कहा रखो, काम करेगी ये जैसे करती हैं लड़कियाँ ऐसे करेगी? कह रही नहीं मेरा तो लड़की है ही ना, मैं तो अच्छे से रखूँगी। ये तो इसका भाई ना भेजेगा क्योंकि उसे झाड़ू-पोछे करवाने थे इससे। तो उस लड़की को जाके मैं छोड़ा। एक बच्ची आती है बहुत मेरे शहर के नज़दीक के शहर से और इतने गंदे कपड़ों में थी वो बेचारी, शायद बरसों से धुले ना हों और वो कपड़ा धोने का काम उनका था। उसके माँ-बाप मर गए थे, 2 भाई और 1 बहन थे, एक एक्सीडेंट में। माँ-बाप मर गए, बच्चे घर में बच गए। तो जिस कम्युनिटी के वे हैं उसमें आपस में शादियाँ-वादियाँ हो जाती हैं। माँ उनको वो जो बुआ थी उनकी, वो उन्हें ले गई तीनों बहन-भाइयों को। बहन को इसलिए कि वो घर का काम करेगी, छोटे भाई थे, भाइयों को इसलिए कि अपनी बेटियों से शादी हो जाएगी। उनको पढ़ाया-लिखाया, थोड़ा-सा जितना भी कर सकती थी, कुछ काम सिखाया, बढ़ई का कुछ और, उनसे तो अपनी बेटियों की शादी कर दी। ये लगातार कपड़े धोने का काम था, बस इसका कुछ नहीं। खाना मिला, मिला नहीं, पूरा दिन नहर पे गुज़र गया। इस बीच कोई लड़का उसको मिलता है, उससे थोड़ी-सी आपसदारी उसकी हो जाती है, रोज़ अपना दुख-सुख बाँटती है। फिर एक दिन उसने कहा, "क्या तुम मुझसे शादी करोगे?" तो समझदार था लड़का, लड़के ने कहा कि देखो हमारी और तुम्हारा धर्म अलग है। मैं जिस जाति से आता हूँ, बड़े खतरनाक लोग हैं। मैं अगर कर भी लूँ अपने माँ-बाप को मना के इसे, तो तुम भी मर जाओगी, मैं भी मर जाऊँगा, मार देंगे वो। अगर हम भाग के भी शादी करें तो हमें छोड़ेंगे नहीं और मार देंगे। देखो हमारा तो यहीं तक साथ था, मेरा तुम्हारा कोई वो आगे हो नहीं सकता। अब देखिए ट्रैफ़िकर कैसे कैच करता है, कोई पड़ोस का लड़का।
इसने कहा कि देखो छोड़ गया ना ये काफ़ी रुपए, तुम यकीन करती हो? ये छोड़ गया। मैं करूँ 2 दिन की मुलाकात में कहता है, मैं करूँगा तुझसे शादी और मैं तो पहले से ही पसंद करता था तुझे, तेरी बुआ की डर से नहीं बोल रहा था। तो तैयार हो गई बेचारी। उसने एक अगले दिन उसको मेरठ का एक टिकट दिया, ₹20 उसके हाथ में रखे और कहा कि तू जा और वहाँ जब बस अड्डे पे उतरो, तो किसी रिक्शे वाले को पकड़ना और उससे कह देना कबाड़ी बाज़ार छोड़ दे। आ गई लड़की ऐसे ही, चली गई ऊपर। लेकिन उसको बचना था। मैं ऐसे ही उस दिन पता नहीं क्यों मुझे कहीं भी जाना भी नहीं था, लेकिन शायद मैं अपने घर से आई थी और मैं गुज़र के जा रही थी। तो जो वहाँ का सबसे बड़ा पिम्प है, वो उतर के आ रहा था। मेरी उसकी बोलचाल नहीं है क्योंकि बहुत वो मेरे खिलाफ करता है, मैं उसके खिलाफ करती हूँ। तो मैं पता नहीं मुझे क्या हुआ एकदम, मैंने उसके कंधे पे हाथ रख के कहा कि मैंने कहा, "तू बहुत उड़ रहा है ना, ये टाँग काटेंगे, बहुत जल्दी तेरी टाँगें काट दूँगी देख तुझे, उड़ने लायक नहीं छोड़ने की।" तो उन्होंने कहा, "रुको, रुको, रुको, जी रुको, रुको।" रिक्शे वाला बुलाया, बहन जी को ऑफ़िस छोड़ के आ। ₹20 दिए। मैंने कहा, "तेरी कमाई की ना रखूँगी मैं।" बोली, "तुम थोड़ी रख रही हो, मैं तो रिक्शे वाले को दे रहा हूँ, छोड़ो, जाओ।" मैं चली गई। मेरे से पहले वो मुझे ऑफ़िस में मिला। ये देखिए ऊपर वाले की थी। उसको ये लगा कि शायद मुझे पता लग गया है कि इस कमरे पे लड़की आई है, इसलिए मैंने ये कहा उसको। तो उसने कहा कि लड़की को निकाल लाओ। कहाँ पे है? वहीं जहाँ से मैं उतर रहा था, पता तो आपको सब है, ऐसे ही मैं बता रही हूँ। मैंने कहा वहीं बताता, बोला वहाँ नहीं बता सकता था क्योंकि मैं फिर मेरे खिलाफ हो जाती है, वो तो किसी की भी नहीं है, आप ले आओ। लड़की हमने निकाली, तब उसने ये सारी बात बताई और मात्र ₹20 उसके हाथ में ऐसे करे जा रही थी, मैंने क्या कर रही हो? देखा तो ₹20 थे, ये उसने दिए थे मुझे, ये रख लेना अपने पास। मैं कहती हूँ ₹20 में बिक गई लड़की, वो तो अपने ले गया होगा। तो ये तमाम नीचे से चलती है सीढ़ी, ऊपर तक है। हाई-फाई लड़के भी हैं जो लड़कियों को फँसा के लाए, एक लड़की अफ़गानी लड़की को लाए। एक लड़की को मैं लगातार देख रही थी ऐसे ऐसे हिजाब पहनते हैं ना, वो ऐसे पहन के रखती थी, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा ढकती थी। वो इतना ये भी नहीं दिखता था बस इतना सा चेहरा दिखता था। तो बड़ी गोरी चिट्टी-सी हाथ पे ऐसे लग रही थी अच्छी-सी। कई बार मैंने पूछा, "कौन हो? क्या नाम है?" नहीं वो बस ऐसे देखती थी जैसे कुछ समझ ना आ रहा हो। मैंने उससे पूछा कि ये क्या गूंगी बहरी है? मालकिन आराम से बैठी रहती थी, मालकिन को भी परेशानी नहीं थी मुझसे। जब भी पूछने पे करती है, "ऐसे मत पूछा करो दीदी ऐसे नहीं, लड़कियों को बहकाती हो।" तो बोली, "अरे गूंगी बहरी है ये।" मैंने कहा, "अच्छा।" मैंने इशारे से पूछा, तो उसने सिर झुका लिया, कुछ नहीं बोली वो। पता नहीं मुझे एक दिन आया, मैं रोज़ जाने लगी। मुझे अजीब-सा उससे कुछ वो हो गया कि कुछ तो है। कहते हैं ना कि कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने एक दिन जिनका से कहा ये मैं हाथ लगाने की कोशिश करी, तो उसने हटा दिया मेरा हाथ। फिर मैंने कहा अरे कस्टमर के पास जा रही है, सारा जिस्म दिखा रही है, चेहरा नहीं वो हट रही है, क्या है ये? एक दिन मैंने ऐसे ही नोटपैड रखती हूँ मैं हमेशा अपने पास, मैंने उसपे लिख के दिया कि भई तुम्हारा नाम क्या है? इंग्लिश में लिखा और कहाँ से आई हो? थोड़ी देर देखती रही, फिर मालकिन को देखा और आप ये समझिए कि जो उसने फ्लुएंटली लिखना शुरू किया इंग्लिश में, मैं बहुत देर बैठी रही, क्या पढ़ूँ, क्या देखूँ? और फिर उसने मेरी तरफ बढ़ा दी 3 पेज लिख के, जो किसी नोटपैड थी। लिखा कि मैं अफ़गानिस्तान से हूँ, दिल्ली में लॉ कर रही थी और एक लड़के से प्यार हुआ और वो मुझे शादी के नाम पे ले आया। कहा कि जब हमारी शादी हो जाएगी तो तुम्हारे माँ-बाप को बता देंगे। वो तो आएँगे मिलने तुमसे और फिर उन्हें बता देंगे फिर चलेंगे ये दोनों अफ़गानिस्तान। और उसके बाद ये हुआ कि मैंने कहा फिर ये? जो मैंने उसका वो उन्हें उखाड़ के दिखाया ना, तो इतना जला हुआ था ये तेजाब से। ये सब आँख नहीं थी। इतनी प्यारी बच्ची, आधा चेहरा देखो तो इतनी खूबसूरत और उसने कहा कि मुझे इसने 20-25 दिन कहीं रखा। मैं ज़िद करने लगी थी कि मुझसे शादी करो, मेरी पढ़ाई छूट रही है, मुझे वहाँ जाना है। स्टूडेंट वीज़ा पे थी और एक दिन मैं ज़िद करके ना भाग गई बाहर। तो उस दिन तो ये मुझे पकड़ लाया। मैंने कहा कि मैं फिर भाग जाऊँगी अगर तुम नहीं मेरे से शादी करोगे, मैं कॉलेज चली जाऊँगी अपने और मुझे इसके इरादे समझ आ गए थे, शादी तो नहीं करेगा ये मुझसे। तो इसने मेरे ऊपर तेज़ाब फेंका, खुद नहीं फेंका, मेरे साथ चला कि चल आज चल रहे हैं शादी के लिए, किसी से फेंकवाया और भाग गया ये भी उसके साथ। उसी की बाइक पे बैठ के जो मुझे डाल के गया था और फिर आया थोड़ी देर में ऐसे जैसे इसको पता ही नहीं था क्योंकि जो मकान मालिक था उसने उठाया उसको हॉस्पिटल ले गया सब चीज़ें हुई। उसे नहीं मालूम था ये कहाँ से लाया, क्या किया। तो फिर लेके अरे, अरे ये तो मैं ले जाऊँगा चलो मैं वहीं अपने यहाँ इलाज कराऊँगा, हम तो जा रहे हैं वापस। ऐसे करके लाके यहाँ बेच दिया उसे। तो वो लड़का मतलब वो लड़के क्या करते हैं? ये सब लड़के आवारा लड़के हैं, ये ह्यूमन क्यों ट्रैफिकिंग में दिखेंगे? आवारा ए क्यों होंगे? जो वो हाई-फाई अंग्रेज़ी बोल रहे हैं और बढ़िया बॉडी बना रखी है जिम-विम जाके और बढ़िया ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं सब खर्चा यही लोग तो करती हैं। कौन करेगी उनका खर्चा? ये उनके स्टेक होल्डर्स हैं, ये उनके ये नहीं कहना चाहिए मुझे, ये उनके पिम्प्स हैं।
उन्होंने हर कैटेगरी के लिए छोड़ रखा है। वो ड्राइवर्स जो दूर-दराज जा रहे हैं, किसी लड़की को काम के नाम पे ले आएँ, कि वहाँ दिलवा देंगे, दिल्ली फ़ोकस है। दिल्ली में दिलवा देंगे, दिल्ली में बहुत काम है। और जो बहुत ही मतलब ये तो वो हैं जो बहुत ही लोअर क्लास के मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन है। उनको काम के नाम पे लेके आ गए, बहका दिया। दिल्ली में तो प्लेसमेंट एजेंसीज़ का जाल है, कि वहाँ ला के रखा हो कमरे में एक इतनी-सी मेज़ पड़ी है, एक कुर्सी पड़ी है, प्लेसमेंट एजेंसी है। और फिर वो लड़की कहाँ चली जाती है किसी को पता नहीं लगता। एक बार माँ-बाप को दिया है कुछ पैसा एडवांस 10,000 20,000 ये रखो और अब हर महीने इसकी तनख्वाह में से आता रहेगा। कभी नहीं आता। तो ये माँ-बाप भी ढूँढते नहीं है कि अपने कहाँ बच्चों ढूँढे वो इतना गरीब आदमी? कैसे पता उसे दिल्ली जैसे महासागर में जहाँ आदमियों का महासमुद्र है, कहाँ ढूँढेगा उसका? कोई एड्रेस है उनके पास? उनकी गरीबी उनको इतना कमज़ोर कर देती है कि ना वो एड्रेस पूछें, वो उस आदमी को जानते हैं, जो ले गया। उस आदमी से पूछते हैं, वो हर बार जाता है फिर ट्रक लेके, आता भी है, वो साफ़ है। उसने कहा भैया मैंने तो लगवा दिया था काम पे उसे एक घर में। कहाँ लगवा दिया था? कि ये नहीं मुझे पता, मैं तो प्लेसमेंट एजेंसी को दे आया था। उसे अब प्लेसमेंट एजेंसी नाम की चीज़ ही नहीं है वहाँ। वो कमरा तो कब का खाली हो गया। ये अभी आप प्यार की स्टोरी बता रही थी वो तो इंडिया में ये लड़कियाँ इतने प्यार में पागल क्यों हो रही है लड़कों के कि भैया कि मेरे से शादी कर लेगा, ऐसा हो जाएगा? ये हमारी कमज़ोरी है, माँ-बाप की। मैं अगर थोड़ा-सा पीछे जाऊँ, अपने ज़माने में जाऊँ, तो हमारी आदत थी हमारी मदर की, कि हर सैटरडे को बैग होते थे उस समय तो, ये ज़माना तो था नहीं भैया मोबाइल का, कि ऐसे करके पलटती थी वो। तो मैंने कई बार कहा कि अम्मा कुछ नहीं है, मुझे मैं साफ़ है मेरा बैग, हर सप्ताह मत धोया करो। तो बोली ना, ना। फिर धीरे-धीरे हमको समझ में आया, क्योंकि वो मेरी किताब कॉपियाँ ऐसे देखती थी। तो मैंने कहा क्या ढूँढती हो? तो उन्होंने कहा ये देखूँ कोई लव लेटर तो नहीं रखा? वो लव लेटर का ज़माना था, प्रेम पत्रों का, कि कोई प्रेम पत्र तो नहीं रखा? मैंने कहा रोज़ देखो, कोई प्रेम पत्र नहीं है, हमें तो जब शादी करनी होगी तो तुमसे बता देंगे, अगर किसी से करनी हुई तो। हमारी ये है भूल कि हम बच्चों के दोस्त नहीं बन रहे। हम इतना दूरी बना लेते हैं और कुछ ये गूगल बाबा और मोबाइल बाबा ने बना दी कि 18 साल के बाद बच्चा कहता है कि हमारी प्राइवेसी है। हमारा आप उनका फ़ोन नहीं दे सकते, मैं तो मार-मार के भूस भर दूँ और देखूँगी ज़रूर फ़ोन, क्या है इसमें ऐसा जो तू मुझे नहीं दिखा सकता या मुझे नहीं दिखा सकती? माँ हूँ, इतना हक तो रखती हूँ और हक भी ना रखूँ तो तेरी ज़िम्मेदारी तो है सुरक्षा की। क्या देखें? नहीं देख सकते मोबाइल, पता ही नहीं लगता। पूछो उनसे, बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमारे पास आए, ये बच्ची गायब है। अभी जैसे जिसके ज़रिए हमने कल लड़कियाँ निकाली हैं, वो मुझे कई दिन से कह रहे थे जी बच्ची 12 साल की है। कल ही आपने अभी रेस्क्यू किया है। फिर कितनी लड़कियाँ थी उसमें? 6 और 6 लड़कियों को ही रेस्क्यू किया या कोई एक लड़की को रेस्क्यू करने गए थे? हम तो एक को गए थे, लेकिन हमें उसी के ज़रिए ये पता लगा, वो हमारे टच में आ गई थी। एक्चुअल में उसके मकान मालिक ने ही हमको संपर्क किया, उसको संदेह हो गया था कि इतनी छोटी-छोटी बच्चियाँ लाके क्यों रख रहा है? पति-पत्नी दोनों रहते थे। तो उन्होंने कहा ये तो हमारे रिश्तेदार हैं, आई हुई हैं घूमने-फिरने, दिल्ली घूमेंगी। घूमने एक दिन नहीं गई, तो उसने किसी तरह से, और ये भी आप सबको थैंक्स है कि पॉडकास्ट के ज़रिए उनको उनके पास मेरा नंबर गया और उन्होंने मुझे फ़ोन किया। वो नहीं जानते मैं कहाँ रहती हूँ, ये भी नहीं उनको पता। सोचते मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो संपर्क किया, हम तो यूपी पुलिस से ही कर सकते थे। इतना तो थोड़ा बहुत दबाव-वबाव बना के रखती भी हूँ। तो हमारे साथ गए, 6 की 6 लड़कियाँ निकली, ईज़िली निकल गईं, पता ही नहीं लगा कि कल मुझे बहुत घबराहट थी कल यहाँ कि कैसे होगा? दिल्ली में मैंने कभी ऐसे प्राइवेटली नहीं किया, मतलब कोठे पे चले जाएँ आदमी बात दूसरी है, लेकिन ऐसे नहीं किया कभी किसी एक एरिया में जाके और किसी के घर में। लेकिन ये थोड़ी सुकून था कि मकान मालिक साथ है तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। चुपचाप उनकी शर्त ये थी कि मेरे यहाँ शोर-शराबा नहीं होनी चाहिए, पुलिस वर्दी में नहीं आनी चाहिए। ऐसे भी जब नाबालिग बच्चियाँ करनी है तो पुलिस वर्दी में नहीं होती है। तो ले आए बच्चियों को, बच्चियाँ सेफ हैं। और ये काउंसलिंग-वाउंसलिंग होगी, फिर उनके घरवाले भी हैं, सबका पता लगा लिया गया है। 2 झारखंड की हैं, 1 छत्तीसगढ़ की है, 1 बच्ची नोएडा की है, वो रिलीज़ हो गई है और वो चले लेके चले गए यहाँ से, उन्होंने छोड़ दिया काम-वाम ही छोड़ के। कल ही उनका मैसेज मुझे आया कि छोड़ रहे हैं हम, रात आया उनका मैसेज। ये शहर ही छोड़ देंगे, इसने हमें और बर्बाद कर दिया है। और एक लड़की आने को तैयार नहीं, साथ थी वो, एक आने को तैयार नहीं है। कह नहीं मैं तो शादी करूँगी इससे ही, जो लड़का वहाँ था। मैंने कहा, "तू जेल जाएगा।" तो शादी कब करेगी? कभी भी कर लो, नहीं आई माँ-बाप के साथ। पर फिर भी चूँकि वो बालिग है, तो माँ-बाप उसके टच में हैं कि ठीक है हम इतने यहीं बैठे हैं, तू नहीं चलेगी तो। और ये तो मकान मालिक निकाल देगा आज। तो मुझे लगता है कि रात तक आ गई होगी उनके साथ कि मैं कर दूँगी। मैंने माँ-बाप को समझाया इससे कहो कि हम इससे ही तेरी शादी कर देंगे, तू जेल से आ जाएगा। तो फिलहाल तू चल इस समय। तो शायद चली गई है। और सब बहुत ऐसे कि हैंड टू माउथ लोग हैं वो। मतलब रहते वो सब यहीं हैं नोएडा में ही। और यहीं मज़दूरी कर रहे हैं, कोई ट्रक चला रहा है, कोई ई-रिक्शा चला रहा है, माँ चाय का खोखा लगा रही है या घरों में काम कर रही है, सब इस तरह के लोग हैं।
जी, मैडम ये सारी बात तो हो गई गरीब लोगों की, ये तो मजबूरी हो गई या फिर पैसे कमाने हैं, कुछ 100 रुपए कमाने हैं, 20 और रुपए फलानी कमाने लड़की हैं गरीब तो नहीं है, वो तो प्यार में फँस गई फिर। वो तो उनको तो प्यार में ही फँसा के लाते हैं ना। हाँ, लेकिन मेन बात जो मेरा ऐतराज़ है, लोग कहते हैं कि ये खराब औरतें हैं, मैं कहती हूँ वो खराब औरतें नहीं हैं। उनके पास हमारे ही परिवार के पिता, भाई, बेटे ये तो जाते हैं। वो नहीं जाएँगे तो वो कुछ और काम करेंगी। अगर वहाँ नहीं जाने वालों की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो अपने आप कुछ करेंगी, पेट तो सबको भरना है। लेकिन मुझे ऐतराज़ है उन लड़कियों से, उन महिलाओं से, जो दुपट्टा बाँध के सरेआम रोडवेज़ के सामने खड़ी हैं, बसों के सामने। वो लड़कियाँ जो रेड लाइट्स पे खड़ी हैं, एस्कॉर्ट सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रही हैं। वो लड़कियाँ जो मतलब मुझे वो शब्द नहीं मुझे पर ऑन कॉल उपलब्ध हैं, जिनके नंबर्स हैं लोगों के पास। और वो होटल्स, स्पेशली ओयो कि जिनको ये नहीं लग रहा है कि आपने किसी को रोज़गार नहीं दिया, आपने दूसरे बच्चे बर्बाद कर दिए। ठीक है, मैं मानती हूँ कि वो लड़के-लड़कियाँ जो आते हैं कॉलेज के, वो अपनी मर्ज़ी से आते हैं, दोनों। दोनों के बीच कुछ तात्कालिक एक इन्फैचुएशन हुआ और वहाँ चले गए। जहाँ क्यों नहीं समझते हैं कि सेक्स और प्यार में अंतर बच्चे क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि हमको ओटीटी नहीं समझने दे रहा, हमको गूगल बाबा नहीं समझने दे रहा कि क्या हो रहा है ये? क्या परोस रहे हैं? आप लोगों ने देखा? देखी होगी? स्वाभाविक है, अब जैसे बच्चों ने तो सबने ही देखी होगी, आश्रम जैसी सीरीज़। मैं सैल्यूट करती हूँ प्रकाश झा को, उन्होंने इस पे उठाने की हिम्मत की। मगर क्या ज़रूरी था कि वो सेक्स दिखाएँ? मिर्ज़ापुर दिखाया, लोग क बच्चे चिल्लाते थे आपस में कालीन भैया, एक-दूसरे को। ज़रा-सा भी दबंग हुआ कालीन भैया। मगर वो कालीन भैया नहीं चिल्ला रहे थे। वो इसलिए देख रहे थे मिर्ज़ापुर कि एक औरत ससुर के रहते क्या मजबूरी थी उसकी? वो ससुर के साथ सोती है, पति के साथ सोती है, पति के बेटे के साथ सोती है और प्रेमी का बच्चा पैदा करती है। क्या परोस रहे हैं आपके बेडरूम में और उसपे सेंसर नहीं है। एक गाली देते हैं तो फ़िल्मों पे सेंसर लगता है। कॉमेडी पे सेंसर है आप। कॉमेडी पे सेंसर है अभी। अभी हमारे यहाँ के आसिफ़ ज़काती हैं, उनको मुकदमा कर दिया, है ना? बेचारे कोई बात नहीं अपनी बेटी को ही कह रहे हैं खूबसूरत, अपनी बीवी को कह रहे हैं खूबसूरत और ये उन पे कर दिया। लेकिन जो ये प्राउड रंडी हैं, इन पे नहीं कर रहे। जो इस तरह का ये सब कर रहे हैं, उन पे नहीं कर रहे हैं। किसी चीज़ पे और हमारे यहाँ सेंसर नहीं है। एक से एक बनती है सीरीज़। अब मुझे मेरा एक बच्चा है, वो कहता है, "आप देखती क्यों हो इनको?" मैंने कहा, "इनको नहीं देखूँगी तो मुझे समझ कैसे आएगा कि क्या-क्या कर रही हैं ये? तुम भी देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम मत देखो, पर देखो कितनी गंदगी है, जो हमें नहीं परोसनी है।" एक बहुत अच्छी है वो सीरीज़ कि एक महिला जो पुलिस में है और वो किसी बड़े गैंगस्टर को फँसाने के लिए उसको एक बनाया जाता है। लेकिन उसमें देखें अगर आप कि जो उसको भेजता है कि आईपीएस अधिकारी, उसको सस्पेंड किया जाता है, बर्खास्त किया जाता है, बुरा दशा होती है और वो लड़की पूरी तरह से उस गैंगस्टर के ऐसे इतना भयंकर उसका वो दिखाया है कि कभी भी खुला सेक्स है, खुल मतलब पूरी सीरीज़ को बर्बाद करके रख दिया। तो आप बेडरूम में देख रहे हैं, आपका बच्चा देख रहा है। फिर कैसे आप उन बच्चों को रोकेंगे? माँ-बाप दोस्त नहीं बन रहे हैं, क्योंकि माँ-बाप की अपनी वो है डिग्निटी जैसी भी हमारे रिश्तों के बीच भी नहीं रही। अगर हम मर्यादा की बात करें, वो हमारे रिश्तों के बीच में नहीं रही। मुझे कहते हैं लोग कि भई आप पुराने विचारों की हैं, आप भैया बूढ़े हैं, पुराने विचारों के तो होंगे, 62 साल के थे। लेकिन मैं आज भी देखिए आप कैसे भी समझ लीजिए इस बात को कैसे ले लीजिए, मेरी शादीशुदा बेटियाँ मतलब बेटियाँ आप मेरी ये मत समझिए कि जो मेरी अपनी उससे हैं पैदा से, मेरी और भी बेटियाँ हैं। अगर वो आई हुई हैं मेरे पास, मैं छुट्टियों में जनरली बहुत बेटियों को बुलाती हूँ। वो बाथरूम में चली गईं और मैं मुझे एक लड़की नहीं दिख रही तो मैं चिल्लाती हूँ, "अरे कहाँ गई? ये वाली नहीं दिख रही, कहाँ गई?" वो अंदर से बोलेगी, "हूँ यहीं पे ही।" "माँ कहीं चली नहीं गई हूँ और अब मेरी शादी हो गई, अब मत पूछा करो।" पर मैं तो वही मेरी आदत है, मैं तो पूछूँगी। आज़ाद नहीं छोड़ रही हूँ। बात ये आज़ादी की है ही नहीं, उच्छृंखल नहीं छोड़ रही हूँ। तो माँ-बाप से मेरी ये निवेदन है आप लोगों के ज़रिए, उच्छृंखल मत बनाइए अपने बच्चों को। आज़ादी दीजिए, पढ़ने की दीजिए, करियर चुनने की दीजिए, जीवन साथी चुनने की दीजिए, बोलने की दीजिए, कि वो जो बोलना चाहे। मगर क्या ये उच्छृंखल होना ज़रूरी है? मैं अगर अपनी बात कर रही हूँ, तो मैं तो आज 62 साल की हो रही हूँ, तो मैं तो उच्छृंखल नहीं हुई, मैं 27 साल की उम्र में वहाँ से काम करने लगी थी मैं। मैंने तो ससुराल मायका दोनों का मर्यादा रखी, मुझे आज तक उँगली नहीं उठी किसी भी। क्यों आप पे उठती हैं? क्यों आप ऐसा करते हैं कि कल आपको ये कहा जाए कि आपका बच्चा ये कर रहा है? नहीं कह सकते आप, नहीं कह सकते। मर्यादाओं का हमने कोई सीमा रेखा नहीं रखी। असल में मैडम ये तो सब मतलब ये आपने बात करी कि कोई प्यार में फँस गया, कोई गरीब आदमी फँस गया, तो अब अमीरों का भी ये सेक्स रैकेट बहुत चलता है। तो इनको क्या पैसों की ज़रूरत? तो ये क्यों करते हैं मतलब? कि नएपन की चाहत है, वाइफ़ स्वैपिंग पे आ जाइए। हुँ? वो बहुत बड़े लोग हैं। आपने देखा है ये आप अरे मेरे पास आई है कि अपनी शिकायत लेके।
और मुझे बचाओ। तो आपके पास आई है वाइफ स्वैपिंग को लेके? बहुत बड़े एक पद पे थे उनके पति कि मुझे बचाओ कैसे? और इतनी प्यारी-सी औरत वो 30-32 साल की होंगी। मैंने कहा फिर बच जाओ, अपने मायके चली जाओ। वो नहीं जा सकती। ये इनके लिए इतना अच्छा दामाद है मेरे के मायके वालों के लिए और ये तो समाज के लिए भी आप अगर उनका नाम जानोगी तो आप भी उन्हें जानती हो। तो वो तो इतना अच्छा आदमी है कि उसके खिलाफ तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। उसने जो नाम लिया मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। मैंने कहा भई ये कैसे? आईआरएस थे वो। तो नहीं, हर शनिवार होती है ये पार्टी और तमाम बड़े लोग, बड़े जिनके पास बहुत पैसा है, तमाम अधिकारी और अधिकारी तो ऐसे हैं कि जो बहुत कम इस सब में रुचि रखते हैं, मगर जो हैं वो पूरी तरह हैं। और वो आते हैं, एक ट्रे रखी जाती है बीचों-बीच, ड्रिंक-व्रिंक होता है, उसके बाद में ये खाना-वाना वो सब होता रहता है, ट्रे रखी रहती है। फिर खाना-वाने के बाद में 1 मिनट की जैसे लाइट जाती है सिग्नल है, लाइट जाएगी सब अपनी-अपनी गाड़ी की चाबी उसमें डाल देंगी और फिर जिसकी चाबी उसकी बीवी, उसके साथ। मैंने कहा तुम ऐतराज़ करती कि मुझे नहीं जाना? बोली किसके लिए? किससे करूँ? वो मुझे बदनाम कर देगा। वो कहता है कि मैं तुझे बदनाम करूँगा कि उसके साथ जिसका भी तू नाम लेगी मैं उसे कहूँगा कि इसके साथ और वो इसको एग्री करेगा कि हाँ, मेरे साथ इसका रिलेशन है। और तुम क्या सोचती हो कि वहाँ कैमरे नहीं है? जिन कमरों में हम लोग सेक्स कर रहे हैं एक-दूसरे के साथ, सब हमाम में नंगे हैं वो। कोई किसी की शिकायत नहीं कर सकता। कोई किसी के खिलाफ बात भी नहीं कर सकते। ये तो वन ऑफ द केसेस होगा मैडम, एक एक केस होगा, ऐसा थोड़ी हो रहा होगा ऐसे नहीं, नहीं, ज़्यादा। क्यों नहीं? अरे! तो वो तो कह रही है ना कि कम से कम 20-25 लोग उस दिन होते हैं, जिस दिन ये पार्टी होती है। 1-2 थोड़ी होता है। हुँ। और अगर हर सैटरडे हो रही है, कौन कहेगा? एक कहावत है कि सैयाँ भाई कोतवाल डर काहे का? वो बड़े लोग हैं, उनको कौन कहेगा? कौन पूछेगा कि आज यहाँ कौन-सी पार्टी हो रही है? बड़े लोगों की हो रही है, क्या बात है? कोई मना थोड़ी करेगा। वही पूरा का पूरा होटल हायर कर रहे हैं, पूरी की पूरी कोई क्लब हायर कर रहे हैं, तो कौन पूछेगा फिर उन्हें कि क्यों कर रखा है? आज उनकी पार्टी है भई, नहीं है बाहरी लोगों की एंट्री। मैडम मेरे को लगता नहीं, मतलब बड़े बिज़नेसमैन और बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े आईएएस आई अधिकारी, मतलब फिर क्या सेंस रह जाएगा? मतलब कुछ रह रहा है क्या? हाईवे कांड आपने देखा है? नहीं देखा? देखा है धाकड़ का? उसके बाद में कुछ है? क्या गंदगी है भई? क्या है ये? क्या होगा उस केस में? उस लड़की ने आके बयान दिया सामने कि वो तो अपनी पत्नी को तलाक देने वाले हैं, हम लोग शादी करेंगे, क्या हो गया? हम कहीं भी सेक्स करें, कौन हमें रोक लेगा? मतलब कोई मर्यादा नहीं रही, मर्यादा भी छोड़ो, तुम अपनी मर्यादा छोड़ रहे हो। दूसरों की मर्यादा का तो ख़्याल रखो। हाईवे पे आप हैं, लोग गुज़र रहे हैं, लोग देख रहे हैं, खाली एक वो कैमरे का ही थोड़ी आया, लोगों ने वीडियो वायरल की हैं। आपको दिख नहीं रहा कि आप क्या कर रहे हैं? तो दूसरे की मर्यादा का तो ख़्याल रखो, अपना मत रखो। इतनी उच्छृंखलता, इतनी आज़ादी, ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा, जो हिंदुस्तान में हो रहा है। ऐसा तो मैंने वहाँ भी ठीक है, वहाँ शादियाँ होती हैं, टूटती हैं, सब चीज़ें, लेकिन विदेशों में। मगर हमारे यहाँ तो ये नहीं था। हमारे यहाँ तो ये तो बंद कमरे का लोगों का अपना एक मर्यादा का कहते थे कि अब ये गृहस्थ आश्रम है, इसमें आपको अनुमति है। लेकिन वानप्रस्थ तक जाते-जाते तो आदमी एक-दूसरे बच्चों की तरफ, परिवार के दायित्वों की तरफ, इनकी तरफ ध्यान जाता था। फिर आप क्यों ये बड़े-बड़े मंदिर बना के, इनका पुनरुद्धार करके जिनका होना चाहिए वो भी तो एक मंदिर है ना। एक बच्चा को जन्म देती है एक माँ, एक औरत। वो नहीं है एक मंदिर, प्रभु भी जन्म देता है, जिसके आप मंदिर बना रहे हैं और एक औरत देती है, उसके ज़रिए देता है भगवान आपको, आपके घर की रौनक देता है। उसकी रौनक बर्बाद कर रहे हैं आप। ये जो आप वाइफ स्वैपिंग की बात कर रहे हो, तो इनके भी बच्चे होते होंगे, तो इनको तो पता ही होता होगा कि माँ-बाप ऐसा कर रहे हैं। कैसे उनको कैसे पता लगेगा? वो थोड़ी आते हैं वहाँ। स्मार्ट बच्चे, सबको नहीं, क्या नहीं, पता नहीं चल छोटा रहा है। अगर हाँ। छोटा बच्चा है तो उसको कैसे पता लगेगा? कैसे? थोड़ी है कि उसको सब बात पता लगेगी। हाँ, अब के बाद कोई ध्यान रखे कि इन पॉडकास्ट के ज़रिए मैंने 2-4 जगह ये बात कही, तो अलग बात है। लेकिन ऐसे तो क कहाँ पता लगेगी बच्चों को भी पार्टी है बड़े लोगों की, वहाँ तो बच्चों की एंट्री है नहीं, कौन जाएगा? और ज्यों-ज्यों वो बच्चे बड़े हो जाते हैं कि भई वो बालिग होने लगे, उनकी अपनी दुनिया हो जाती है। वो ऐसे ही माँ-बाप को ना तो इंटरफेयर करते और ना कराते। वो भी तो एक अलग हमारी दुनिया बस गई है, हम तो पूछते ही नहीं। कौन सच बताइएगा आप लोग अभी युवा हैं सब, कौन बच्चा ऐसा है कि जिसकी माँ का 10 बार फ़ोन आ जाता हो, क्या कर रहा है अभी? कहाँ है अभी? नहीं करती हैं आजकल माएँ, आज की हिमायत नहीं है करती। ना? क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं है। करिए हिम्मत पैदा। मैं उन माँओं से कहती हूँ हिम्मत पैदा करिए, उन पिताओं से कहती हूँ, आप पता नहीं आप लोगों को तो समय नहीं मिलता होगा। कभी-कभी मैं फ़नी रील्स देखती हूँ, लेकिन फैमिली रील्स। उसमें कुछ रील्स ऐसी चल रही हैं जिसमें
पिता को भी बहुत वो दिखाया, कब चाहा कब पीट दिया। और ये कॉमेडियंस भी आ रहे हैं जो वो मेरा बाप ऐसा, वो ज़ाकिर हुसैन और ये इस टाइम कर रहे हैं वो लोग। ये भी तो है ना कोई। ये हमारे घरों के माहौल थे कि जब बात और बात बे-बात भी थप्पड़ पड़ जाए। तो वो दिखा रहे हैं तो लोग देख रहे हैं उसे, तभी तो उनके मिलियन में व्यूज़ जा रहे होंगे, ऐसे ही थोड़ी जा रहे होंगे। इसका मतलब हम जानते हैं कि हमको ये पसंद है, ये माहौल पसंद है, पर नहीं है, फिर भी हम नहीं फॉलो कर रहे हैं। हम उन बच्चों को नहीं कह सकते ये बात, क्यों नहीं कह सकते? ये तो वन ऑफ द स्टोरी, और कोई स्टोरी पता है जिसमें बड़े घर लोग कैसे इन्वॉल्व होते हैं ताकि कि अपन ज़्यादा से ज़्यादा देखिए आउट कर ज़िगोलो है, सकें? हाँ। हुँ? कहाँ से ये शब्द आया ज़िगोलो? कुछ लोग मुझे कहते हैं, क्या आप ये बात कर रही हो? तो ये ज़िगोलो कहाँ से, मैंने थोड़ी बनाया। अगर मैंने बनाया तो मुझे इसका क्रेडिट दो ना, कि ये शब्द तो आपने एक निकाला ज़िगोलो, क्यों कैसे निकाला? उम, ज़िगोलो का एक बच्चा मेरे पास आता है, मैं तो अपने शहर की पहले बात कर रही हूँ, मेरा तो कस्बाई मानसिकता का शहर है। अगर वहाँ ही पैर पसार रहे हैं, तो इससे ज़्यादा खराबी नहीं है कुछ भी। अभी मैंने आपको बताया कि मुँह में बाँध के अगर जा रही हैं, वो गाँव की औरतें हैं, तो इससे ज़्यादा क्या, लड़कियाँ हैं गाँव की, इससे बुरा क्या हो सकता है? मेरा एक बच्चा मेरे पास आता है, अच्छा स्मार्ट सा लड़का, वो बैठा रहा, कुछ कसमसा रहा था काफ़ी देर तक। फिर मैंने कहा, "बेटा कुछ कहना है क्या?" तो उसने, "हाँ जी।" "अकेले में?" "हाँ।" मैं, "चलो कहा, ये 2 बैठे हैं मेरे पास।" मैंने कहा, "तुम लोग जाओ बाहर।" मेरे से कहता है, "जी मैं बहुत बुरी तरह फँसा हुआ हूँ।" "कैसे?" अ, "कैसे बताऊँ, कैसे बताऊँ?" इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ कि जहाँ मैं फँस रहा हूँ, आप और उनकी एज सेम है। मैंने कहा, "किसी मेरी उम्र की औरत से प्यार करते हो? अरे भैया माँ जैसा कर लो, ये क्या बात कर।" नहीं, 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 जब उसने बताया तो मुझे ऐसा लगा एक बार को तो कि ये क्या दुनिया है? उसने कहा, "जी मैं जिम में जाता हूँ और बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली का लड़का हूँ। वहाँ से मुझको एक दिन कहा कि पैसा कमाना चाहते हो? किसको बुरा लगता है?" मैंने कहा, "हाँ।" कि मैं एक है वहाँ पे आंटी, किसी का बताया, और बोला, "जी इतने बड़े घर में मैं तो नहीं जाऊँगा, क्या करना है?" कि जो वो बताएँ पूछ लेना, अच्छा पैसा देंगी। मैं चला गया, तो उन्होंने मुझे सेक्स के लिए प्रेरित किया। मुझे क्या फ़र्क पड़ा था, मुझे एक रात के 50,000 देने थे। मैंने कहा, "तुमको याद नहीं आई माँ एक बार भी अपनी? माँ, बहन को, बुआ कोई भी याद नहीं आया?" बोले, "जी नहीं आया, सच तो ये है।" और मैंने कहा, "फिर? फिर मत जाते?" बोले, "नहीं फिर तो चेन बन गई, मुझे पैसा अच्छा लग रहा था, मुझे सेक्स अच्छा नहीं लग रहा था।" मैंने बहुत भद्दे तरीके से कहा कि वो इस तरह के उसमें तुम्हें क्या आनंद आ रहा था? मुझे वो बताओ, तुम्हारा क्या प्लेज़र था? बोले, "कुछ नहीं था।" मैं हर रात 3 से 4 औरतों के पास जाने लगा था, क्योंकि वो भेज रही थी अपनी फ्रेंड्स के पास में। फिर वो मेरी चैन बन गई थी। मैं जिम से गया उनके पास, उन्होंने दूसरी चैन, वहाँ-वहाँ, और अब मैं थक गया हूँ, क्योंकि मैं गोलियाँ खाता हूँ। बिना गोली खाए मैं नहीं कर सकता सेक्स किसी के साथ। मैं गोलियाँ खाता हूँ और मेरी अब शादी होने जा रही है, और मुझे लगता है कि मैं शादी के लायक नहीं हूँ, और ये औरतें मेरी शादी होने नहीं देंगी, क्योंकि उनमें खुली धमकी है कि अगर तुमने शादी की तब भी तुम्हें हर रात हमारे पास आना पड़ेगा। तो मेरे पास क्या है कि मेरा तो जब भी परिवार नहीं बढ़ने का है, माँ-बाप पूछेंगे, "अब भी जा रहा है बीवी घर में, तू कहाँ जा रहा है? कौन सी नौकरी है ऐसी? छोड़ दे रात की नौकरी, अभी तो मैंने बता रखा है, और इस बीच मैंने बहुत पैसा कमाया, मैंने अच्छा घर बनाया, माँ-बाप भी खुश हैं, बहुत अच्छी नौकरी कर रहा है लड़का, लेकिन उन्हें क्या पता मैं क्या कर रहा हूँ। मैं हर रात जाता हूँ, मेरी नाइट ड्यूटी है।" और अब वो मुझे कह रही हैं, मैंने माथे में हाथ मारा, मैंने कहा, "मूर्ख लड़के, तुझसे ज़्यादा उनको डर है, क्योंकि बड़े घर की औरतें हैं। तुम खुल के कहो कि हाँ जी, करो मुझे बदनाम, करो खूब, मेरे साथ फ़ोटो तो तुम्हारी भी होगी, वीडियो भी तुम्हारी होगी। कहो, मैं तुम्हारे पति को खुद ही बताता हूँ, जाके। जानता तो अब सब कुछ हूँ।" वो ये बता, मैंने कहा, "पतियों को क्या कहते थे?" बोले, "नहीं, ऐसे तो वो होते ही नहीं है, वो तो कई-कई महीने में आते हैं, लेकिन अगर कभी हुए भी, तब भी ये बुलाती हैं उनके सामने भी, और ये कहती हैं कि नहीं ये आता है ऐसे ही, मेरे काम-वाम कर देता है, अब जब तुम तो होते नहीं हो, नौकरों पे इतना भरोसा नहीं, ये मेरी फ्रेंड ने बेच रखा है।" और गुड लुकिंग था, ठीक-ठाक लग रहा था लड़का, तो इसलिए ये भी भरोसा करता था वो आदमी। तो मैंने कहा, "उससे कहो कि मैं अब उसे बताऊँगा तेरे पति को कि मैं क्यों आता था, क्या मेरा काम था, ये तो अपने आप भाग जाएँगी।" तो थोड़ा सुकून हुआ, पानी-वानी पिया, तो मैंने कहा, "कहेगा?" बोला, "जी रुको अभी।" तो फ़ोन किया, बोली, "हाँ भई, आ गई अकल ठिकाने?" स्पीकर पे डाल के, "अकल ठिकाने आ गई?" तो उसने कहा, "हाँ जी, आ गई।" बोला, "आ रहा है आज?" बड़ी मतलब गलत तरीके से उसने कहा। तो उसने कहा, "नहीं, नहीं, आज मैं वहाँ नहीं आ रहा, आज आपके पति के पास आ रहा हूँ। आपके लिए नहीं आऊँगा। आज उसे बताऊँगा कि मैं ज़रा जाओ बाहर, मुझे तुम्हारी बीवी के साथ ये करना है।" ऐसे कैसे कहेगा? मैंने कहा, ऐसे ही कहूँगा, जैसे मेरी बीवी मुझसे पूछेगी रात को, पूरी रात गायब रहता है, कहाँ रहता है? तो ऐसे ही तुम्हारे पति को मैं बताऊँगा कि तुम चले जाते हो, मैं यहाँ आता हूँ, और तुम होते हो तब भी मैं इसके कमरे में होता हूँ, तो बताऊँगा मैं। उसने फ़ोन काट दिया।
फिर मैं पूछा अब तुम 1-2 दिन बाद मुझे बताना, तो उसने फिर मुझे बताया कि नहीं, कोई फ़ोन किसी भी औरत का नहीं आया। 4-5 औरतें थीं, जिनके पास मैं जा रहा था, लेकिन मैंने कहा अब तुम्हें दूसरे बच्चों को बचाना है और अब मैं आपको बताऊँ कि वो मेरे साथ काम करता है आज, बच्चा। एनजीओ में है, वॉलंटियर है और बचा रहा है दूसरे बच्चों को जितना बचा सकता है। अतुल मैम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात जब भी आती है तो शेखों का नाम ज़रूर आता है कि इंडिया से लड़कियों को दुबई भेज दिया जाता है। मेरे को पता नहीं है इस बात की, मैं तो सिर्फ़ सुन रहा हूँ, मैंने तो कभी आज तक देखा नहीं है किसी को भी, मैं किसी से मिला नहीं हूँ। पर सिर्फ़ इंटरनेट पे सुन रहा हूँ कि कोई-कोई बोलते हैं कि शेख ले जाते हैं लड़कियों को। तो ये वास्तव में होता है इंडिया में आज भी? देखिए, ले नहीं जाता कोई भी। कोई नहीं ले जाता? ये वो हैं जो उम, मतलब कहना चाहिए कि जो फ़ेल हो गई, मॉडल बनने आई, बिना ये सोचे कि हम क्या कर रहे हैं। एक ज़माना था फ़ेल पहले भी होते थे, जो जाते थे, भाग जाते थे मुंबई हीरो बनना है, हीरोइन बनना है। अल्टीमेटली भूख-प्यास से बेहाल होके वापस लौट आते थे। लेकिन आज वापस लौटने का है नहीं, क्योंकि माँ-बाप के साथ इतना रिश्ता रखा नहीं और अपनी मर्ज़ी से चले आए कि हम तो हीरो बनने जा रहे हैं, हीरोइन बनने जा रहे हैं। हीरोइन बनने चले आए, कुछ रास्ता नहीं है अब। अब उनके पास उनके हैं ऐसे जो मीडिएटर्स हैं, तो कहते हैं ठीक है पैसा कमाना कुछ दिन 1 आध महीने रखेगा शेख और ये लिखा जाता है बाकायदा उसमें कि भई आप बनाइए को कि आप वापस आएँगे। ये नहीं कि हमको वहीं छोड़ दोगे तुम। हाँ, 1 महीने के वीज़ा पे भेजते हैं। तो वीज़ा की गारंटी है, इससे बड़ी क्या है? वीज़ा के बाद तो वो रुक नहीं सकती और 1 महीने तक जो पोटी-पोटा पार्टी भी होती है। पॉटी पोटा पार्टी, जी। ये क्या है? ये ये बड़ा है वो कि उसको अरे! ये तो इतना आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए पहले। अब तो उसपे भी कर दिया हमारे बोलने के बाद तो ये सब चीज़ें आ रही हैं सामने भी और भी। एक कोई इज़राइल की थी शायद या इज़िप्ट की मॉडल थी। सबसे पहले ये उसने किया, कहा कि मेरे साथ ये हो रहा है और उसके बाद तो आप देखिए ये पता नहीं क्यों इंटरनेट पे आप लोग ये चीज़ नहीं देख पा रहे हैं। सर्च हुआ, तो मैंने उसके बाद में देखा, मुझे किसी ने कहा कि ऐसा हुआ है। मैंने फिर देखा तो बहुत खोजने के बाद में मिला कि हमारे यहाँ की इंडियन मॉडल्स जा रही हैं और जो दुपट्टा बाँध के बता रही हैं कि हमको बाहर डाल दिया जाता है यूज़ करके। कहाँ पे डाल देते हैं? अपने महल के मतलब बड़े घर हैं उनके, बाहर लॉन में डाल दिया, एक तरफ डाल दिया ऐसी जगह पे और वहीं से पॉटी करके आएँगे उसपे, जो यूज़र्स हैं उसके। जिन्होंने 1 महीने तक यूज़ किया है, वो उसके ऊपर पॉटी करेंगे, उसको हिलने नहीं दिया जाएगा, वहीं रहेगी वो। ऐसी हालत में, इसी गंदी हालत में उसको भूख लगती है तो खा लो, नहीं है तो नहीं सी पड़े रहो ऐसे ही। और 2-3 दिन बाद उनका वीज़ा खत्म होने का टाइम आता है। उसके बाद उनको लास्ट में कि भाग जाओ, अब कभी नाम मत लेना कि तुम यहाँ आई थी, कहीं भी ये सुन ना लें हम। ये अल्ट्रा रिच लोग हैं, मतलब जिनके पास अल्ट्रा बहुत रिच पैसे हैं इनके पास। बहुत पैसे हैं, बहुत, ये वो लोग हैं। तो और देखिए ये बड़े लोगों का ही तो खेल है। बड़े लोगों का खेल है सारा। बिल्कुल, सारा ही बड़े लोगों का खेल है कि कौन है मीडिएटर तो वो है कि जो बिल्कुल नीचे से गया है उसको पैसा कमाना। एक औरत की देह को आपने ज़रिया बना दिया और मैं तो कहती हूँ इसमें ये औरतों का ही अपना गलती है कि आप इसे इस तरह से इस्तेमाल अपनी देह कर रहे हैं। एक टाइम था कि हमारे यहाँ से छोटे बच्चों का अपहरण होके जा रहे थे और ऊँट दौड़ आप लोगों ने सुना होगा। बच्चा बाँध दिया जाता था उसमें, ऊँट पे, फिर उनकी दौड़ कराई जाए। वो लोग सैडिस्ट हैं और बाँध दिया जाता था और बाँधने के बाद में वो चीखता था, जितना चीखता ऊँट उतना दौड़ता था। और अल्टीमेटली वो बच्चा मर जाता था दौड़ पूरी होने तक। ये उनका खेल है। उसके बाद बच्चों के एडॉप्शन पे रोक लगी, विदेशों में एडॉप्शन नहीं होगा और होगा भी तो बहुत लीगल तरीके से और बहुत सारी चीज़ें बट जान ऐसी सोच मतलब कैसे डेवलप हो सकी इंसान में? अब तो मैं बाँध देखिए देंगे, मैं बहुत मार देंगे, जातिगत फेंक बातें देंगे। और कम्युनिटी वाइज़ ही बातें नहीं करूँगी। लेकिन कुछ देखिए हर जगह ऐसे लोग भी हैं जिनको परपीड़ा में आनंद आता है। ये तो सिर्फ़ पागल लोग हैं ना, ये तो मेंटल लोग हैं ना, हाँ, तो अल्ट्रा मेंटल रिच कहाँ है ये? मेंटल है ना ये तो। उनको पता है कि तुम्हारे पास पैसा है, तुम इससे कुछ भी कर सकते हो। और ये उनके उत्पीड़न की आखिरी चरम सीमा है कि वो कहीं ना बोले ये बात। कैसे बोलेंगी? कि क्या कहेंगे हम? कहाँ से ये बात आई? क्यों चली ये? और वो क्यों कहेंगी वापस जाके? अपने माँ-बाप को बताएँगी कि और देखिए बड़े आप उदाहरण पे देख लीजिए, मैं नाम नहीं लूँगी, एक बच्ची चाइल्ड आर्टिस्ट थी, खूब फ़ेमस थी, अच्छी फ़िल्म थी, अवार्ड विनिंग फ़िल्म की और उसके बाद वो सेक्स रैकेट में पकड़ी गई। आउटडेटेड हुई तो उम्र बढ़ने के बाद अक्सर चाइल्ड आर्टिस्ट को काम नहीं मिलता और पकड़ी गई उसके बाद जो भी लीगल बाउंडेशन रही, वो सब होने के बाद में अभी वो फिर स्थापित कलाकार हैं इस समय। तो ये हालात तो यहाँ भी हैं, कहाँ नहीं है? मतलब आपने अपनी देह को बना लिया, आपको नहीं कुछ समय काम मिला, इतना पैसा तो कमाया था, इतनी बड़ी फ़िल्में की उन्होंने कि इतना पैसा तो होगा तुम्हारे पास और नहीं भी है तो तुम्हारे माँ-बाप क्या 18 साल तक पाल नहीं सकते थे? ऐसी कौन-सी चीज़ है माँ-बाप और बच्चों के बीच ही दूरी आई कि तुम हमसे दूर चले गए, अब हम तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे। ये माँ-बाप का तो है ही कि उनका ये बहुत ज़्यादा मैं समझती हूँ कि
उनकी कमज़ोरी बन गया ये। कैसे इन बच्चों को हम समझाएँ? पर आपको लगता है कि फ़िल्म इंडस्ट्री में सब चीज़ें कास्टिंग काउच तक ही सीमित हैं? बस इतनी है? यही पता है, आपको कुछ और पता है क्या मैम इसके बारे में? कास्टिंग काउच तो कुछ भी नहीं है। कास्टिंग काउच तो वो है, पहले कास्टिंग काउच तक पहुँचो तो। वहाँ निर्माता तक तो तब पहुँचोगे ना जब आपको वहाँ तक एंट्री होगी। उससे पहले आपका कितना शोषण करते हैं वो अंदाज़ा है। बहुत से लोग मेरे तो अब मेरठ के बहुत लोग कलाकार हैं, जो वहाँ की ऐसी अंदरूनी कहानियाँ बताते हैं कि जिनका सुनी ना जाए। तो और कहते हैं कि अपने यहाँ की लड़कियों को नहीं जाना चाहिए, बाकी कोई कहीं चला जाए। और इसीलिए हमारे यहाँ के मर्द तो बहुत हैं, लड़कियाँ बहुत कम हैं। इक्का-दुक्का छोड़ के मेरठ के बहुत कलाकार हैं, क्योंकि वो एक दिन का नहीं है, पहले आपको रुकने की व्यवस्था करनी है, कहाँ रुकेंगे? उसके लिए भी आपका शोषण होना है। रुक गए तो वो आदमी आपको जब तक शोषित करता रहेगा, फिर आपको कोई बीच का मीडिएटर मिल जाएगा, जिसके निर्माता तक पहुँचते-पहुँचते तो आपको 10-10 साल लग जाते हैं, तब तक आपका रह नहीं जाता रंग रूप, पैसा नहीं है तो सेक्स के अंदर घुस जाओ और पैसा है तो प्लेज़र के लिए घुस जाओ। प्लेज़र के लिए घुस जाओ। मतलब तभी मैंने कहा ना कि ये सेक्स ट्रेड बन गया है हिंदुस्तान। अब जो है सेक्स ट्रेड में सर्वोपरि बन गया है और वैसे भी विश्व का तीसरा सबसे ज़्यादा पैसा देने वाला धन है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सबसे ज़्यादा। इसमें कुछ नहीं लगाना, एक-दूसरे की इज़्ज़त, दाँव, शरीर सब दाँव पे लगा देना। आपका तो कुछ नहीं गया, आपने तो कुछ पैसे खर्च किए उसको घुमाने-फिराने में या अपहरण करने में जो आपका लगा उसमें, बस। उसके बाद तो आपके पास पैसा ही पैसा है। और ये सब मिडिल क्लास वाले लोग ज़्यादातर ट्रैप में आ रहे हैं, गरीब लोग ट्रैप में आ रहे हैं। मतलब मैं ये पॉडकास्ट में चाहता हूँ कि दुनिया के हर एक कोने में पहुँचे, मतलब ताकि जो माँ-बाप सिर्फ़ पहुँचे नहीं है विषय, पहुँच वो भी जाए ना अमल तब भी करें, बहुत है। मतलब क्योंकि माँ-बाप को पता चाहिए ना कि बच्चा ये इतने अच्छे कपड़े पहन कैसे रहा है, कैसे फ़ोन आ रहा है, कैसे रहा है, गाड़ी कैसे आ रहा है। कैसे रही है, सैलरी तो 50,000 रुपए तुम्हारी। देखिए मैं थोड़ा मुझे लोग कहते हैं कि आप वामपंथी हैं, कम्युनिस्ट टाइप की हैं, इस तरह की बातें करती हैं। लेकिन असलियत ये है कि वो बात तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन अगर आप लोगों ने पीयूष मिश्रा को तो जानते ही होंगे, स्थापित कलाकार है, लिखते भी हैं, गाते भी हैं। उनकी एक लाइन मैं हमेशा दोहराती हूँ कि जैसी बची है, वैसी की वैसी बचा लो ये दुनिया। तुम्हें भी कुछ बचा नहीं है, सही में कुछ नहीं है बचा। ना? हमारे बच्चे हमें इतना डर लगता है कि अभी मैं कभी पहले डरती नहीं थी, किसी भी चीज़ से डर नहीं। बच्चे कहीं भी जा रहे हैं, किसी वक़्त जा रहे हैं, जाओ। अच्छा, आज डरती हूँ। मेरा नाती आ जाता है, मेरी नातिन आ जाती है, तो मैं बाहर निकलने में भी कहती हूँ, "बेटा बाहर देख लो बच्चा कहाँ गया।" छोटे बच्चे को भी, इतना डर लगने लगा है। क्यों ये डर हो गया? मेरे जैसी महिला के मन में हो गया, तो हम माँ-बापों के में नहीं हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं हमारे बच्चे? क्यों भेज रहे हो? अपने शहर में पढ़ा लो और अगर पढ़ने वाला बच्चा होगा बड़ी बड़ी सीधी बात है। सरकारी मैंने अपने बेटे को पहले कह दिया था कि देखो भई, ना कोचिंग, ना कुछ, ना मेरे पास समय, खुद से करो और मेरा बच्चा आईआईटी ना है, सरकारी सीट से। मैं नहीं भेज सकती थी। मैंने कहा मैं हाथी का पाँव नहीं लेके चलती हूँ। पढ़ो अपनी मर्ज़ी से करो और मेरे तीनों बच्चे कामयाब हैं। सारे सारे माँ-बाप के लिए रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को ना दूसरे शहर मत भेजो, वहीं मत पढ़ा भेजो, लो, कुछ नहीं वहीं पढ़ाओ। पढ़ना होगा तो पढ़ लेगा, पढ़ लेगा। अच्छा बनना होगा तो अच्छा बन लोग लेगा लड़के भी ना। मैंने देखे आके हाँ, बीटेक करके भी नौकरी नहीं मिल रही जी। क्या ही करो। 5,000 दिलवा दो, सही बात। 10,000 दिलवा दो हुँ। और टैलेंट है तो अभी मैं सारे आप जैसे बच्चों को देख रही हूँ और भी पॉडकास्टर सब युवा हैं, तो कितना कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सब सोफिस्टिकेटेड हैं, सबके चेहरे पे सौम्यता है और लग रहा है कि भई अच्छे से अपने परिवार को रख रहे हैं। कुछ तो फैमिली सहित है, इसी पेशे में। तो आ जाओ वापस, अपनी संस्कृति में बस। इस पॉडकास्ट का एक लास्ट सवाल कि आपने ऐसे अभी तक आपने सिर्फ 500 लड़कियों को ही रेस्क्यू किया अभी तक, 500-62 लड़कियों को रेस्क्यू किया है इतने टाइम में, इतने कम ही कर पाए, मतलब हाँ, चाहते तो हुँ। शायद हजारों लाखों लोग हो हाँ, जाते हैं। लेकिन 3 नहीं मैं वो नहीं मुझे पसंद है कि मैं ज़बरदस्ती किसी को करूँ। ठीक है, आप नहीं जाना चाहते क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं है। मैं ले जाके भी क्या करूँगी, वापस आएँगी, हाँ, वापस चले जाइए। उससे क्या फ़ायदा? तो आई भी हैं, एक वापस भी गईं। आपको ऐसी कौन सी स्टोरी पता है जो आज भी आपको सोने नहीं देती मैडम? एक स्टोरी मुझे कभी नहीं सोने देती, जो गलती मुझसे हुई थी उसमें कि बच्ची बहुत सुंदर सी थी। उम, अक्सर ऐसे दीवार से लग के बैठती हैं लड़कियाँ और यहाँ बेंच पड़ा होता है, उसपे मैं बैठी। 1-2 बार मैंने कोशिश की कि मैं उसकी तरफ मुस्कुराऊँ। मैं ज़्यादातर टच थेरेपी और दूसरी तरह की चीज़ों में कभी सिर पे हाथ फेर दिया, कभी ऐसे कंधे पे हाथ लगा दिया, कभी ये पकड़े। तो मैं उसकी कोशिश करती हूँ, झटक देती थी मुझे। फिर ये मैं लगातार लगी रही कि एक दिन तो ये मानेगी, क्योंकि मालकिन से भी नज़र बचानी पड़ती है। और मैं उसको एक दिन मैंने देखा तो उसको ना यहाँ निशान पड़े हुए थे, जैसे खरोंचा हो ऐसे किसी ने। तो मैंने उससे पूछा क्योंकि मालकिन भी वहीं थी, तो उसने किया ऐसे तो उसने कहा ये और मैंने पूछा कि क्या हुआ ये? तो उसने कहा ग्राहक ने किया। मैंने कहा मना नहीं कर सकती थी, तो उसने कहा भूख भी और पैसा भी चाहिए था।
वो लगा। मैंने बस हल्के से उसके पास निकलते हुए ऐसे उसको सिर पे करके और मैं चली आई। ऐसे मैंने कुछ नहीं देखा। फिर मैं जाती, तो मुझे लगा कि अब ये मुझे स्माइल पास करती है। एक दिन उसने मुझे कहा कि मैं अपने घर से मतलब मेरे मायके से मैं आ लौट रही, मेरा मायका पास ही है मेरे को। वहाँ से मैं लौट रही और मैं ज़्यादातर पैदल वहाँ से निकलती हूँ ताकि कुछ एक्टिविटी हो तो देखती रहूँ। फिर मुझे मन किया कि मैं ज़रा उससे मिलती चलूँ। मैंने थोड़ी डार्क कलर की साड़ी पहनी हुई थी। मुझे देख के बोली, "अरे! इतनी दोपहरी में?" हाँ, मैंने कहा, "अच्छा चल तेरी आवाज़ तो सुनी मैंने।" वो इतनी डार्क साड़ी तो पहनती नहीं आप कभी। कहने बेटा ये फंक्शन था। हाँ, चली गई। अच्छा बैठो, मैं आपके पैर में तेल लगा दूँ, मालकिन नहीं थी। मैंने कहा नहीं बेटा हमारी तो बेटियाँ पैरों को हाथ नहीं लगाती। तो मेरे पास आ गई और मेरे घुटने में सिर रख दिया उसने। मैं भी सिर पे फेरती रही, बहुत रोती रही बहुत देर तक, मैंने उसे चुप नहीं कराया। फिर मैंने कहा फिर आती हूँ। चलूँ? हाँ, मैं चली आई। मैं 2-3 महीने नहीं गई। एक दिन उसने मुझे फ़ोन किया, मैं नंबर तो मैं सबको देती हूँ अपना, और पता भी रहता है ज़्यादातर। मैंने कहा वो आप आई नहीं? बोले मैंने कहा तूने बुलाया नहीं? बोले आज बुला रही हूँ, आ जाओ। बड़ी खुश थी, मैंने कहा क्या है? क्या मिल गया? बोले कोई मुझसे प्यार करता है, मुझसे शादी करेंगे, मुझसे शादी करेगा वो। तो मैंने कहा बेटा आज तो नहीं आ पाऊँगी मैं, लेकिन मैं कल आऊँगी। कल मुझे उधर आना ही है एक शादी में, तो मैं फिर तुम्हारे पास आऊँगी। अरे आ जाना ज़रूर, मैंने कहा हाँ, आ जाऊँगी। पहले मैं उसी के पास गई। मैंने उससे पूछा कि बता कौन है? पर मुझसे मिलवाए बिना मत करना, और जाना भी मत, मैं कोर्ट मैरेज कराऊँगी तब शादी करना। मैंने कहा ठीक है। तो उसने मुझे जो नाम बताया अभिषेक, इतना शॉकिंग था मेरे लिए, मुझे समझ नहीं आया मैं इसे क्या कहूँ? और मेरे से इतनी बड़ी भूल हो गई उस दिन, मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसको मैं नीचे ले आई। मैंने कहा आ नीचे बात करते हैं। नीचे लाके और बिल्कुल चौराहा था थोड़े से आगे, वहाँ दिखा के मैंने उसे कहा कि सामने देख। तो उसी की शादी में मैं जा रही थी उस दिन, और उसकी गुड़चड़ी हो रही थी। इतनी बड़ी वो भूल थी मेरे जीवन की, जिसे मैं कभी ख़त्म ही मतलब निकाल ही नहीं पाई। अ, उसने देखा मुझसे थोड़ी देर, थोड़ी अजीब-सी रही, फिर मेरे से हाथ छुड़ाया और मैं भी पलट के उसे देख नहीं पाई। मुझे समझ आ गया था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो मुड़ गई और चली गई। मैंने भी नहीं देखा और मैं वापस नहीं गई, मैं चली गई, अपने घर चली गई। कई दिन थोड़ी बेचैनी रही, मैंने क्या करती है? थोड़े दिन खुश रहती ऐसे ही अच्छा था। लेकिन फिर बात आई गई होगी, मैं उधर गई ही नहीं, कभी उसके कमरे पे फिर गई नहीं। एक दिन 3-4 महीने बीत गए थे, 4-5 महीने हो गए। उसने मुझे फ़ोन किया उसकी मालकिन ने, और रो रही थी वो बहुत बुरी तरह कि दीदी आ जाओ। मैंने कहा तू तो कभी करती नहीं है मुझे फ़ोन, आज कैसे कर दिया? बोले आ जाओ, वो आपसे मिलना चाहती है, उसका नाम लिखा, वो आपसे मिलना चाह रही है, एक बार। मैंने कहा अच्छा आती हूँ। तो नहीं, यहाँ नहीं, एक जगह नर्सिंग होम था, एक दूर-दराज में खराब-सा, तो वहाँ पे। मैंने कहा वहाँ क्यों ले गई तू? बोले आ जाओ ना एक बार। शहर में कहाँ हमें कोई एडमिट करता है? तो मैं आ गई वहाँ पे। बिल्कुल ऐसे हड्डी का ढाँचा और इतनी सुंदर सी लड़की, वो बिल्कुल एकदम काली हो रही थी। ये क्या हुआ इसे? बोली ये मतलब एड्स हो गया इसे। और जब उस दिन आपसे मिल के आई, उसके बाद ये अजीब-सी हो गई थी। ऐसा क्या हुआ था उस दिन? तो कुछ नहीं, इसने नहीं बताया? तो ना इसने तो कुछ नहीं बताया आज तक। मैंने पता नहीं ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, ऐसी बात करके मैं तो चली गई, मैंने नहीं कहा कि ये हुआ। उसने कहा उस दिन के बाद इसने अपने आप को ऐसा खर्च किया कि 10, 20, 15 इसके लिए कोई मायने नहीं रखे, और ये तो मुझे अब पता चला जाके कि इसने किसी को प्रोटेक्शन यूज़ ही नहीं करने दिया, और ऐसे में इसको कोई ये रोक दे गया। बात यहाँ तक खत्म होती तो ठीक है। इसने कितनों को दिया होगा ये नहीं मुझे समझ आ रहा। और दूसरी बात ये है कि एक और है, उसने उसी आदमी का नाम लिया, उसी लड़के का। वो भी ऐसे ही घुस जी है। अब ये उससे मिलती रही होगी, वो तो कभी आया नहीं ऊपर। वो ये इसने उसे भी दे दिया, और पता है अब ये इसलिए जी रही है कि पहले उसकी खबर आ जाए, जिस जब वो मरेगा तब मरूँगी। ये केवल मैं जानती हूँ कि ये उसका और जैसे ही वहाँ से उसकी खबर आई, थोड़ी देर बाद ही, तो वो इतनी क्रूर तरीके से हँस रही थी, मेरे हाथ में उसका हाथ था, और एक सम मर गई। हुँ। जो कहते हैं ना वो ह्यूमन नहीं है। हुँ, मैं तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से सारे लड़कों से एक ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, अरे प्यार के झांसे में किसी को फाँसो मत।
प्यार और सेक्स में थोड़ा डिफरेंस रखो, थोड़े मर्द बनो, मतलब आदमी बनो, इंसान बनो, मतलब पूरा गंद मचा रखा है आप लोगों ने, तो थोड़ा नहीं, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि आप लोगों को क्यों नहीं समझ में आता कि प्यार और सेक्स में क्या फ़र्क है? और प्यार के बिना आप सेक्स कैसे कर पाते हैं? मुझे ये भी नहीं समझ आता कभी भी। वो बच्ची ने इस तरह जैसे रिवेंज लिया, कोई आपसे ना कभी रिवेंज ले ले, ऐसा कोई काम मत करो। कोई ऐसा भी हो जो आपसे रिवेंज ले ले, वो मत करो। उनकी भी आत्मा है, वो भी इंसान है, वो मत करो। बस मेरा तो ये सबसे माँ-बाप से भी है कि अपने बच्चों को बच्चे समझो, वस्तु नहीं। आप उन्हें कुछ भी बना दो और पीछे मुड़ के देखो अभिषेक, अगर डीएम, एसएसपी, आईपीएस, आईएएस बने, तो दूर-दराज इलाकों के, गाँव-देहात के बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ के, कुछ नहीं रखा इन व्यापारी शिक्षण संस्थानों में। और अगर आप देखेंगे तो मुझे गर्व है अपने वेस्टर्न यूपी का वासी होने पे कि मेरे यहाँ की बेटियाँ स्वर्ण पदक ला रही हैं। गन्ने के खेत में गन्नों से जेवलिन थ्रो का प्रैक्टिस कर रही हैं और गोल्ड दिला रही हैं, ब्रोंज़ दिला रही हैं आपको। तो आप करिए, उस अपने जड़ों से दूर मत करो अपने बच्चों को, बस मेरा इतना सा रिक्वेस्ट है। इस पॉडकास्ट को सारे व्यूअर्स से विनती है कि हर घर में पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि अगर ये बात समझ में नहीं आई तो एक दिन आपका नंबर भी हो सकता है। थैंक यू सो मच मैम, अतुल मैम, फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट।